स्टार्ट करते हैं। सो लर्निंग मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया था कि लर्निंग क्या है। बिकॉज लर्निंग एंड टीचिंग का बुक है, तो ये बुक के नाम के अकॉर्डिंग तो दो लॉन्ग क्वेश्चन पक्के आते हैं। दैट इज 16 32 मार्क्स का कंफर्म है कि लर्निंग से एक क्वेश्चन आएगा। लर्निंग पार्ट का यूनिट पता है, वन फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट लर्निंग पार्ट के लिए है, थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट टीचिंग पार्ट के लिए है। ठीक है। अधिगम के लिए फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट है, और शिक्षण के लिए थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है। उसी के बेसिस पे पूरा बुक बना हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग का हम कंसेप्ट जानते हैं। आज भी थोड़ा सा इंट्रो में बता देती हूँ आपको कि लर्निंग क्या होता है। एज अ स्टोरी आप याद रखो कि लर्निंग लर्निंग एक वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। ये कम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ये एक जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। वन काइंड ऑफ कम्प्लेक्स प्रोसेस और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है ना, स्टेप वाइज मैनर पे आपको चलना पड़ता है। लर्निंग ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम आप जो सीखना चाहते हो वही आप देखो एंड वही आप सीखो। लर्निंग ऑलवेज ये ट्राई करता है कि उसके बेसिक एलिमेंट से स्टार्ट करें एंड उसको कनेक्ट करते हुए बिगर जो कंसेप्ट रहते हैं उसको लर्न करें। सो ये होता है ना, हाउ टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। अगर कोई एक बिग प्रॉब्लम आ गया तो कैसे सॉल्व करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी अगर घर पे कोई इश्यूज आते तो क्या होता है, तो फटाफट उसको सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो वो चीज़ और बिगड़ जाती है, राइट? तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसको सॉल्व करने से पहले उसको तोड़ लो, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है एंड उसको स्टेप वाइज मैनर पे करना पड़ता है। इसलिए इसको बोला गया कम्प्लेक्स प्रोसेस है। लर्निंग कंटिन्यूअस एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस है। लर्निंग जैसे कि चाइल्ड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लर्निंग वन काइंड ऑफ प्रोसेस है। जस्ट लाइक फिजिकल डेवलपमेंट हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट हुआ, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास हो गया, मेंटल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास हो गया, सांवेगिक विकास हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट भावात्मक विकास हो गया। सो ये जो सारे थिंग्स हो रहे हैं ना, तो ये कैसे होते हैं? जैसे हमारे सेल डिवाइड करते हैं, हमारे एक कोश विभाजित होती है, वैसे धीरे 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 आप लर्निंग करते हो। एवरी टाइम आपके ब्रेन में ये काम चलता है। इवन इफ आप रात को सो जाते हो उसके टाइम में भी ये काम चलते रहता है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये स्टॉप नहीं होता। एक इंसान का डेथ हो जाएगा तब जाके ये स्टॉप होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला गया कोई भी सब्जेक्ट, सपोज एक सब्जेक्ट मैं पिक करती हूँ, जैसे कि मुझे ना प्लांट्स के बारे में जानना है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द प्लांट्स। सो मैं कैसे डील करूंगी उसके साथ? पहले बेसिक वो कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, वो क्या क्या वर्क करता है, उसका फंक्शन क्या क्या है, ऐसे मैं डिसाइड करूंगी। तो ये हो गया जब आप कोई भी चीज का, सपोज ये एक छोटा सा चीज है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ते हो तो इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स, उसके छोटे छोटे पोर्शंस को आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। अभी जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो बिगनिंग केसेस में आप क्या करते हो? एज अ बिगनर आप जैसे प्राथमिक अवस्था पे हो तो आप क्या करते हो? ऑलवेज कोर्सेज ढूंढते हो, सिलेबस ढूंढते हो एंड उसी के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ढूंढते हो एंड उसके बाद प्रिपरेशन करते हो। अगर वहाँ पे आप बिगनर नहीं हो के आप पूरा पढ़ाई कर चुके हो ऑलरेडी, यू नो अबाउट दिस टॉपिक्स एंड आपको आइडिया है कि आप क्या करने वाले हो, तो आप क्या करते हैं? तो आप थॉरोली पढ़ के जाते हैं। तो वहाँ पे चेंजेस आते हैं। ये होता है कि आप छोटे छोटे पार्ट्स करके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रहे हो। जब ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो जाता है, जैसे कि पहला ऑब्जेक्टिव प्लस दूसरा ऑब्जेक्टिव प्लस तीसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मीन्स आप बोल सकते हो लक्ष्य। ठीक है। लक्ष्य को पूरा करना है, गोल या लक्ष्य या उद्देश्य। ठीक है, उसको पूरा करना है। तो छोटे मात्रा में आप देखते हैं या छोटे अमाउंट्स में देखते हो तो वो ऑब्जेक्टिव्स है। बड़े अमाउंट्स में देखते हो, बिगर प्लानिंग है, दैट इज कॉल्ड गोल। एक गोल को आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? नर्सरी पीरियड से, बचपन से ही। बचपन से आप लर्न किए थे, एबीसीडी सीखे बोल के ना आप आईएएस लेवल तक पहुंचोगे। विदाउट दिस प्राइमरी लेवल यू कैन नॉट अचीव दिस आईएएस लेवल। ओके। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कनेक्शन बहुत बड़ा रहता है। तो छोटे छोटे पार्ट्स को जोड़ो तब जाके एक बड़ा गोल अचीव होता है, राइट? आप अभी डे बाय डे जो भी लर्निंग करते हो एट ए टाइम एग्जाम में आपका आता है एंड आप उसको करते हो, तो आपका रिजल्ट क्या आया कि आप बीएड में फर्स्ट हो गए या फिर बीएड में पास हो गए। तो दैट इज जो पास हुए वो आपका एम था। अभी जो कर रहे हो छोटे छोटे स्टेप्स में, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ठीक है। ये यहाँ पे आप जब लर्निंग करते हैं एज ए टीचर, ये पॉइंट्स को माइंड में बहुत रखना इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टूडेंट्स को जज नहीं कर रहे हो। वहाँ पे स्टूडेंट्स के नीड के अकॉर्डिंग, उसके सब्जेक्ट बेस के अकॉर्डिंग जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जस्ट लाइक साइंस के ऑब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्टिव्स अलग होते हैं, दैट इज सब्जेक्ट्स हम बोल रहे हैं तो उसको हम सब्जेक्टिव बोल रहे हैं। सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं।
राइट। एग्जाम्स में एमसीक्यूज आता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। लॉन्ग क्वेश्चन हो गया सब्जेक्ट बेस्ड, सब्जेक्ट से छोटे छोटे पार्ट्स ले लिए ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उसको आप फुलफिल कर रहे हैं, तो उसको फुलफिल करना है तो बच्चों को हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, जो भी हम बोलते हैं उसको व्याख्या देना, वाक्यांश, व्याख्या देना। व्याख्या में आप उसको एक्सप्लेन करो, हम बाय स्टेटमेंट बाय कंसेप्ट उसको समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। सो ये वन काइंड ऑफ प्रोसेस है, जैसे कि एक कैरेक्टर डेवलप करता है, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी का रोल बहुत बड़ा है। हेरिडिटी दैट इज कॉल्ड आनुवंशिकता, दैट इज आनुवंशिक है, ये जेनेटिक बोला जाता है। तो ये दोनों मिलके एनवायरनमेंट एंड उसको मिला लो, तब जाके कैरेक्टर डेवलप होता है एंड उसके एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग भी एक टाइप का एनवायरनमेंट नीड करता है, दैट इज कॉल्ड द लर्निंग एनवायरनमेंट, वेयर ये चाइल्ड कैन अचीव एवरीथिंग। वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करेगा, उसका मेंटल ग्रोथ प्रॉपर होगा, वो अच्छे से पढ़ सकेगा एंड उसके थ्रू उसका लर्निंग क्या हो जाएगा, बहुत ग्रोथ करेगा। यही प्रोसेस है, इसको हम लर्निंग बोलते हैं, ये पूरा कंसेप्ट है, ठीक है। इससे मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट किसी एक चीज से मिलना चाहिए। अगर मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिला, दैट मीन्स आपका लर्निंग सुइटेबल नहीं है आपके लिए, या फिर आपका लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। छोटे बच्चों के लिए ये एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए, बड़ों के लिए थोड़ा भी मॉडरेट टाइप या फिर मिनिमम केसेस में भी मिल गया, एनवायरनमेंट प्रॉपर हो गया तो वो कर लेंगे, ऐसा होता है। सो इसके बाद यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था डेफिनेशन पॉइंट तक, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाएंगे। ओके, वॉइस आ रहा है प्रॉपर, प्रॉपर वॉइस आ रहा है, एम आई ऑडिबल? ओके, अच्छा चलो। अभी ना पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं एंड आप सारे पॉइंट जानते हो बिकॉज आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरा पढ़ा हुआ है। जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा था, अभी हाँ बोले, यस प्लीज बोलो। পুরা ডাইরেক্ট যেମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ଲେଖା ହବ। ଅଲରେଡି ଏଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି କହିକି ପ୍ରୋସିଡ୍ କଲି, ହେଲା। ଅଲରେଡି ये क्लासटा ହେଇସାରିଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସରେ ମୁଁ ଏତିକି ପଢି ସାରିଥିଲି, ଯଦି ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରିଦେବି अगेन टाइम ପଳେଇବ ना, तो सेପାଇଁ ମୁଁ डायरेक्ट गली। ये सब लिखा हବ, मतलब कुछ लिखा जाएगा, दैट इज आपका कैरेक्टरिस्टिक से मेंशन होगा, डेफिनेशन मीनिंग मेंशन होगा, कंसेप्ट मेंशन होगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अच्छा, और एक पॉइंट मुझे मेंशन करना था, दैट इज आपके बुक में, लर्निंग टीचिंग का अगर बुक देखोगे ना प्रॉपरली, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस वाइज मत देखना, सिलेबस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन लोगे। क्वेश्चन अकॉर्डिंग बुक में बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेंशन है, आप सिलेबस अकॉर्डिंग करोगे। आपका कोर्स कंटेंट जितना है उतना ही करना है, ठीक है। कोर्स में जो जो टॉपिक मेंशन्ड है उतना ही प्रिपेयर करना है। एवरी यूनिट में 3 और 4 क्वेश्चन मेंशन्ड है तो उतना ही करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा नहीं करना, जैसे कि फर्स्ट यूनिट में फैटिग है, अटेंशन है, सेंसेशन है, तो ये सारा क्वेश्चन नीड नहीं है, इसको नहीं करना है, ठीक है। माइंड में ये सारा पॉइंट रख के देन प्रिपेयर करेगा, अदरवाइज बुक बहुत हैवी लगेगा एंड प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं और दैट इज नेचर भी लिख सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे आज डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन नहीं दिया, बट आप डायग्रामेटिक करोगे, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स को वहाँ जाके क्या होता है ना, ये भूल जाते हैं, स्टेटमेंट्स भूल जाते हैं। तो एक काम करोगे, ऐसा आप राउंड एक कर लिए, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन कर लिए और नेचर मेंशन कर दिया, दैट इज द नेचर ऑफ लर्निंग। अधिगम का जो भी कैरेक्टर है, अधिगम का जो भी हम बोल सकते हैं उसके गुण हैं, उसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे ऐसे लिख के ऐसे एरो मार्क दे देना है। पहले आप कितने पॉइंट्स लिखोगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम एवरी टाइम मैं मेंशन करती हूँ 7 to 8 पॉइंट्स लिखना है, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप रिमेंबर कर सकते हो तो 10 पॉइंट तक जा सकते हो, 15-20 पॉइंट नहीं लिखना है, बहुत भास्ट हो जाएगा। 7 से 8 पॉइंट मिनिमम लेवल में है, मैक्सिमम 10 पॉइंट्स एनफ है, ठीक है। मैक्सिमम 10 पॉइंट्स एनफ है। तो फर्स्ट यहाँ पे ऐसे डायग्राम मेंशन करना है, याद रखना है आप लोगों को, जब भी नोट्स बनाओ ऐसा थोड़ा सा बना लेना है। अभी जो कॉपी पकड़े हो वहाँ पे प्लीज मेंशन करते चलो कि इसके बाद ये पॉइंट्स मेंशन करना है, ऐसे लिखना है, ठीक है। एग्जाम्स में यही मार्क फेचिंग पेपर है, मैक्सिमम बच्चे 80-85 तक ले आते हैं इस पेपर में, तो अच्छे से करो। लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग क्या करता है, चेंज इन बिहेवियर। मैंने अभी बोला था कैरेक्टर के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया, कैरेक्टर कैसे चेंज होता है। एक सपोज एक बोला जाता है ना, दैट इज एक चाइल्ड, एक बेबी कैसा होता है बाय बर्थ, जब वो आता है अर्थ में आता है तो वो वन काइंड ऑफ क्ले जैसा है,
और वेट क्ले जैसा है, गीला मिट्टी, और बोल सकते हैं ब्लैंक स्लेट, खाली स्लेट, और बोला जाता है उसको हिंदी में अच्छा सा वर्ड है उसके लिए, कोरा कागज। ठीक है, कोरा कागज मतलब सफेद कागज। तो उसमें जो भी हम लिखते हैं उसको हम मिटा नहीं सकते, जो भरेंगे उसमें वही भरेगा। तो वैसे ही है, यहाँ पे बच्चे का माइंड ब्लैंक है, आप लर्निंग के थ्रू उसको शेपिंग प्रोवाइड करे, उसको आकार दे रहे हो। ठीक है, learning in its any form or shape is always associated with some or the other changes in learning behavior. आपका learning behavior में जो जो changes होता है, learning means सीखने के लिए जो व्यवहार जो गुण आप सीखते हो ये inherent नहीं है, मतलब बुद्धि, पर्सनालिटी, ये सारे कैरेक्टर, दैट इज इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ पर्सनालिटी, दीज कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड और दैट इज इनहेरेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ये आता है हेरिडिटी के नाते और आनुवंशिकता के जो गुण हैं उसके नाते, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को आता है, मतलब पेरेंट्स से माता पिता से बच्चों को आता है, ट्रांसफर होता है। बट ये जो लर्निंग प्रोसेस है कुछ जगह पे क्या होता है, एडाप्टिव लर्निंग है और एक्वर्ड लर्निंग है, जिसे हमें ग्रहण करना पड़ता है। जो चीज आप सीखे नहीं हो, आप देख के सीखते हो कि नहीं, तो वो जो सीखना होता है वो भी तो लर्निंग है। वो आपके माइंड को एक शेप दे रहा है, डेफिनेट शेपिंग कर रहा है। जस्ट लाइक आप प्लस टू में जब थे उस टाइम सोचे थे आप मैथ ऑनर्स लोगे, फिजिक्स ऑनर्स लोगे, या आर्ट्स पढ़ोगे या कुछ पढ़ोगे। हाँ, प्लस टू में आपका स्ट्रीम चेंज हो गया, बट उसके बाद भी हम डिसाइड नहीं कर पाते व्हिच वन इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए कौन सा बेटर है, कौन सा रास्ता मुझे चूज करना है, ये मुझे नहीं पता। तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग आपके कैरेक्टर को चेंज करता है, लर्निंग आपके बिहेवियर को चेंज करता है, लर्निंग बिहेवियर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लर्निंग इज ग्रोथ। अभी मैंने वही पॉइंट फिर से मेंशन किया, यहाँ पे डबल रिपीटेड पॉइंट्स होंगे बट उसका हेडिंग ना अलग अलग रहेगा, स्टेटमेंट अलग अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन अलग है। ठीक है, लर्निंग इज ग्रोथ, द इंडिविजुअल ग्रोज एज ही लिव्स। जैसे भी वो जिंदा रहता है, जीता है, उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रोथ होगा, ये तो ऑब्वियस है। कोई भी एक प्लांट ग्रो कर रहा है, तो कोई भी प्लांट ग्रो कर रहा है, कोई भी इंसान का बच्चा ग्रो कर रहा है, कोई भी एनिमल्स ग्रो कर रहे हैं, कोई भी बर्ड्स ग्रो कर रहा है, तो ग्रो करते हुए अपने अपने टाइप के लर्निंग को सीख रहे हैं, कैसा ग्रो करना है, कैसा उड़ना है। एक चिड़िया, दैट इज एक बर्ड, अगर घोंसले में है, जब छोटा है तो उसके मदर उसको खाना ला के दे रही है। ठीक है, जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसकी मदर क्या सिखाती है, तुम अभी खाना खुद ढूंढोगे, तुम उड़ना सीखोगे। सो वो उसके टाइप का लर्निंग है। हमारे बच्चों को हम क्या सिखाते हैं, एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके थ्रू उसका बिहेवियर, एटीट्यूड, उसके जो इंटेलिजेंस है, सबको हम मेंशन करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग उसका लाइफ एक अचीवमेंट पाएगा। ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग मेंशन क्या है, द इंडिविजुअल ग्रोज एज ही लिव्स। दिस ग्रोथ implies both physical as well as mental development of the learner। यहाँ पे जो लर्नर है, जो सीख रहा है, उसका दोनों टाइप के ग्रोथ होते हैं। मेंटल भी ग्रोथ हो रहा है, दैट इज मेंटली वो डेवलप कर रहा है, उसके साथ उसका बॉडीली चेंजेस भी आ रहा है। जो भी रूरल एरियाज में रहते हैं एंड जो अर्बन एरियाज में रहते हैं, अब ये एक मेजर कंपैरिजन यहाँ पे होता है ड्रेसेस में, ड्रेसेस पहनने में, तौर तरीके में, या फिर जस्ट लाइक बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं कि बड़ों को कैसे रिस्पेक्ट शो करना पड़ता है, कैसे हम सबको हेल्प करते हैं, वो नेचर के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ जगह पे आपको डिफरेंसेस मिल जाएगा। बिकॉज रूरल एरियाज में वो स्कूल नहीं जाते प्रॉपरली, तो उनको कुछ पता नहीं चलता। अर्बन एरियाज में अगर अच्छे तरीके से देखते हो, दैट इज अ बेनिफिशियल पॉइंट्स देखते हो, तो उस अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। तो ये है। ठीक है, और कुछ कैरेक्टर्स हैं, लर्निंग है, जो कि एजुकेशन मतलब स्कूलिंग एजुकेशन नीड नहीं है, घर से ही लर्निंग स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग घर पे ही सीख सकते हैं। द इंडिविजुअल ग्रोज थ्रू लिविंग एंड लर्निंग। वो जितना बढ़ेगा उसका लर्निंग के थ्रू ही वो बढ़ेगा एंड सीखेगा भी। लर्निंग इज एडजस्टमेंट, वन काइंड ऑफ एडजस्टमेंट है। कहीं पे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, मेरे लिए ये एरिया सुइटेबल नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे रह सकती हूँ। सो ये जो प्रोसेस है, लर्निंग के थ्रू ही बच्चों को हम सिखाते हैं। दैट इज लर्निंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ पे लिख सकते हैं, हिमसेल्फ और हरसेल्फ properly with the new situation। इतना थोड़ा सा भी लिख देंगे तो चलेगा। दैट इज
लर्निंग बच्चों को ये सिखाता है, अधिगम बच्चों को ये सिखाता है तुमको कैसे एक नया सिचुएशन में हैंडल करना है या फिर नए सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करना है। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आप सॉल्व करोगे। सोसाइटी बेस्ड में प्रॉब्लम आया, सपोज आपका सोसाइटी या आपका जो घर का एनवायरनमेंट था वो थोड़ा सा बहुत फ्रीडम वाला था एंड फ्रैंकी था, थोड़ा सा मतलब खुले मिले मिजाज वाले जो पर्सन होते हैं, हंसी मजाक हमेशा चल रहा है ऐसा टाइप का। बट जब आप बाहर गए, ऐसे ही जगह पे आप गए, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे कोई अपना नहीं है, आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये आपको एडजस्टमेंट कहाँ से सीखने को मिला? ये स्कूल से एंड घर से ही आपने सीखा। सोसाइटी जैसे रहेगा उसके जैसे हमें भी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमें लर्निंग वैसा मिला है। तो ये पॉइंट है, ठीक है? ये एडजस्टमेंट का पॉइंट है। जैसे आपको याद रखना है कि इसका हेडिंग से भी याद रख लो। एक्सप्लेनेशन मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आपके हिसाब से मैं एग्जांपल्स बहुत सारे दे रही हूँ, तो उसको याद रख के अपने हिसाब से एग्जांपल्स लिख सकते, जितना आपको इजी लगे, ठीक है? अच्छा, लर्निंग इज पर्पसफुल। कोई एक पर्पस के लिए, कोई एक काम के लिए भी हम लर्निंग करते हैं कभी कभी। बिहाइंड एवरी ऑर्गेनाइज लर्निंग, कभी कभी ऑर्गेनाइज मतलब स्टेप वाइज मैनर पे करना है। फिक्स्ड एक लर्निंग होता है ना, जस्ट लाइक बच्चे को ड्रामा में पार्टिसिपेट करना है तो ड्रामा के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा। बच्चे को थिएटर में पार्टिसिपेट करना है, उसके लिए भी प्रिपरेशन करना है। सिंगिंग में जाना है तो ऑलरेडी उसको ऑर्गेनाइज वे में बचपन से ही गाना सीखना है। बच्चे को एजुकेशन में टॉपर बनना है तो हर दिन उसको लर्निंग करना है बहुत अच्छे से। डांसिंग, वैसे एवरीथिंग में कुछ कुछ रहता है, ऑर्गेनाइज्ड मैनर पे चलता है। दैट मीन्स उसका, हम बोल सकते हैं इजी हिंदी में अगर बोलूं, दैट इज सजावट। सजावटी वाला जो काम होते हैं, जिसके थ्रू आप खुद को सजा रहे हो या खुद का फ्यूचर बना रहे हो, वो ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग। बिहाइंड एवरी ऑर्गेनाइज्ड लर्निंग देयर इज ऑलवेज अ पर्पस। आप जो भी काम करते हो, जो भी सीखते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई एक रीजन रहता है। ऐसे कोई भी चीज को आप सीखते नहीं है। जस्ट लाइक आप क्रिएटिव लर्नर है, क्यों क्रिएटिव लर्नर है? बिकॉज आप उस चीज को अचीव करना चाहते हैं या फिर आपका मेंटेलिटी वो है कि आप इस चीज से कुछ सीखेंगे, ठीक है? क्यों सीखना चाहते हैं? फर्दर आपके फ्यूचर में हेल्प हो जाए, ये भी एक पर्पस है। तो डिफरेंट पर्पस के लिए, डिफरेंट काम कार्य की पूर्ति के लिए बोल सकते हैं, हमें लर्निंग करना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग इन द इन द एब्सेंस ऑफ ए पर्पस, अगर एक पर्सन को हम पर्पस नहीं देते, बिना पर्पस के कुछ पढ़ाते हैं, तो उस इंडिविजुअल में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा? बिल्कुल नहीं। कभी कभी बच्चों में आता है, अगर बच्चे जान जाते हैं कि उनके पेरेंट्स के पास बहुत पैसा है एंड वो बहुत रिच हैं एंड जो भी वो चाहते हैं वो फुलफिल हो जाएगा, तो उनके मन में वो नहीं आता इंटरेस्ट कि मुझे ये चीज़ पढ़ना चाहिए। बिकॉज मुझे कोई चीज़ का वांट है, मैं चाहती हूँ ये बनना या मैं चाहता हूँ ये बनना, वो मैं बनना नहीं चाहता बिकॉज मेरे पेरेंट्स के पास इतना पैसा है, जो भी होगा अचीव कर लेंगे। तो ये पॉइंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, टू पर्सन्स रीड द न्यूज पेपर, वन रीड इट फॉर किलिंग टाइम, another reads it to improve vocabulary। यहाँ पे एग्जाम्पल किया गया, सॉरी एग्जाम्पल दिया गया, दो पर्सन ने एट अ टाइम दोनों ने न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है? ये क्या कर रहा है? जस्ट लाइक आप रेलवेज में या फिर जब बाहर कहीं पे जाते हो तो उस पॉइंट पे आप देख सकते हैं, आप कहीं पे घूमने जाते हैं ना, तो आप स्टेशन में देखना कि दो पर्सन बैठे हुए, एक पर्सन होगा जैसे कि वो टाइम को ये करना चाहता है, मतलब खत्म करना चाहता है कि हाँ अभी तक गाड़ी नहीं आया, चलो मैं पढ़ लेता हूँ ये न्यूज़पेपर, ऐसे पढ़ लेता हूँ, मेरा टाइम जितना भी है ऐसे पढ़ते पढ़ते बीत जाए। और एक पर्सन होगा अपना इंग्लिश अच्छा करना चाहता है या फिर हिंदी में वो स्ट्रांग बनना चाहता है, वोकाबुलरी स्ट्रांग करना चाहता है, न्यू वर्ड सीखना चाहता है, इसलिए पढ़ता है। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। एक का पर्पस है कि वो सीखना कुछ चाहता है, और एक का पर्पस है कि टाइम को वो बिताना चाहता है, दैट इज कैसे वेस्ट करे टाइम को या फिर खत्म करे टाइम को, इस अकॉर्डिंग। तो इसके हिसाब से आपको पता चला कि लर्निंग ऑलवेज क्या है? पर्पसफुल है। इतना क्लियर है? यस और नो? ओके। Learning is experience. Learning is experience. अच्छा, चलिए। So we learn something at a particular stage. कुछ कुछ टाइम पे होता है ना, हम पर्टिकुलर स्टेज पे ही पढ़ाई करते हैं। ऐसे लोग होते हैं कुछ, अगर वो बाई चांस एग्जाम नहीं दे पाए, सपोज वो 3-4 तक ही पढ़े हैं एंड उसके बाद उनको मौका नहीं मिला पढ़ाई करने का, स्टडी करने का, मतलब घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले नहीं पाए, मतलब उसके वजह से उनका हुआ नहीं, उनको मैरिज कर दिया गया या फिर कुछ काम में उनको बाहर भेज दिया गया, कोई भी रीज़न हो सकता है। अभी सडनली उनको बोला गया कि ठीक है भाई, तुम उस टाइम पे नहीं पढ़ सका, अभी पढ़ ले, अभी बहुत टाइम है तेरे पास, पढ़ ले। तो वो क्या बोलेगा?
जस्ट अभी एज हो गया भाई, मैं नहीं पढ़ूंगा, ऐसे पॉइंट्स आते हैं। सो ये चीज क्या है, हमारा अगर लर्निंग का इंटरेस्ट है, लर्निंग में इंटरेस्ट है, या फिर हमारे में उतना एनर्जीज है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ या मैं सीखना चाहता हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग ये भी वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस जैसा होगा कि लर्निंग को एक्सपीरियंस करने के लिए भी हम स्टडी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है ओनली क्वालिफिकेशन के सेक पे ही हम कर रहे हैं। ओके, सो वी लर्न समथिंग sorry, we learn something at a particular stage and it is stored in our learning experience। ये लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पे हमारे अंदर रहता है। व्हाट हैज बीन लर्न बाय अस एट अ पर्टिकुलर स्टेज ऑलवेज रिमेन्स इन स्टेट ऑफ मॉडिफिकेशन इन द लाइट ऑफ न्यू और रिच और रिचर एक्सपीरियंस गेन्ड बाय अस इन दिस रेस्पेक्ट। तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते हैं, मैं थोड़ा भाष्ट करती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग क्या पता चला, हम कभी भी कोई स्टेज में भी पढ़ाई करते हैं, जस्ट लाइक आप क्लास 5 में पढ़ते हो, ये चीज़ दैट इज़ एनवायरनमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, ये सब पढ़ लिए, ठीक है। क्या अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं? ऑब्वियस है अभी भी आप यूज़ करोगे। सेकंड ईयर में भी आपका एनवायरनमेंट पे एक सब्जेक्ट है, वो सारे एग्जाम्स में आपके एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। देन आपने उस टाइम का नॉलेज को कैरी करते हुए बढ़ाया, उस रेस्पेक्ट को और भी ज़्यादा गेन किया। रेस्पेक्ट मीन्स इन द सेंस उस सब्जेक्ट के बेसिस पे जो रेस्पेक्ट है आपके अंदर, जो लर्निंग बेस्ड है ना, उसको आपने और भी बढ़ाया, कभी भी घटाया नहीं। दैट इज उस एक्सपीरियंस को हमने मॉडिफाई किया ऑलवेज, उससे हम यूज करें, मॉडिफाई करें, ठीक है। जस्ट लाइक आप कुकिंग सीख गए, ठीक है, पर आपने कुछ सालों तक कुकिंग किया एंड देन आपने छोड़ दिया, सो कभी ना कभी तो कुकिंग स्किल आपका काम पे आएगा ना, वैसा ही टाइप का है, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स है, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर से एग्जाम्पल मेंशन है, ओल्ड लर्निंग इज रिप्लेस्ड बाय न्यू लर्निंग एंड आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस आर रिकंस्ट्रक्टेड, रीऑर्गेनाइज्ड फॉर गिविंग बर्थ टू ए न्यू स्ट्रक्चर ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड एक्सपीरियंसेस। मतलब सेम पॉइंट्स को फिर से मेंशन किया जा रहा है कि हमारा क्या होता है, सपोज जैसे कि हमें अपना नॉलेज को बढ़ाना है, ठीक है। मैं डायग्राम आपको बनाती हूँ। सपोज ये मेरा नॉलेज, ठीक है, मैं अभी 10th में हूँ, थिंक कर लो मैं 10th में हूँ। तो ये जब मैं और थोड़ा बड़ी हो गई, दैट इज मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आ गई, तो मेरा नॉलेज ऑलमोस्ट थोड़ा तो बढ़ेगा, ऑब्वियस है। ये ग्रेजुएशन लेवल पे आ गया, दैट इज +3 मेंशन कर रही हूँ। अभी के लेवल पे अगर देखो तो ऑब्वियस है उससे ज्यादा हो गया। मतलब एवरी टाइम कंपटीशन हमारे अंदर ही होता है। ऐसा नहीं है कि कंपटीशन आप लोगों के साथ है, कंपटीशन यहाँ पे होता है। पहले नॉलेज ऑलवेज बढ़ते जाता है, कभी भी घटता नहीं है, रिड्यूस नहीं होता या डिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। डिडक्शन यहाँ पे नहीं है, ओनली रिकंस्ट्रक्ट होता है, रीऑर्गेनाइज होता है। मतलब कोई चीज को आप बना रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से बना रहे हो, क्या है, ये नॉलेज है, सेम नॉलेज को हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, उसको बढ़ाया, फिर से यहाँ पे फिर बढ़ाया। जितना मैं आगे चलते रहूंगी ये नॉलेज उतना बड़ा होते जाएगा एंड एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है ना, ओल्ड पर्सन्स का जो नॉलेज होता है, उसका जो एक्सपीरियंस होता है, वो हमसे बहुत आगे है, उसी अकॉर्डिंग बोला जाता है। हम न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी जानते हैं बट उनका जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो बेटर है हमसे, तो उसके अकॉर्डिंग हम उन पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। अभी देखो, लर्निंग इज इंटेलिजेंट, ये तो है। लर्निंग के थ्रू आप क्या करते हो, वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन करते हो, आइडियाज गेनिंग करते हो, या फिर क्रिएटिव आइडियाज को निकालते हो, क्रैमिंग करते हो। तो बहुत सारे अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स में भी आपको समझ आता है। तो ऑलमोस्ट आप एक चीज को एनालाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज अवलोकन कर रहे हो, ठीक है। कोई चीज को पूरा पढ़ रहे हो, पढ़ के आप उसके तात्पर्य देते हो कि नहीं, दैट इज जिस्ट पोर्शन निकालते हो, कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। तो ये जितना पॉइंट है, सपोज आपने पूरा बीएड को पढ़ लिया, ठीक है। बीएड पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम जाओगे, एग्जाम हॉल पे रहोगे, तो वहां पे कैसे एग्जाम दोगे, फर्स्ट ईयर के बेसिस पे देंगे क्या, या सेकंड ईयर के बेसिस पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। दोनों का ब्लेंडिंग होके क्वेश्चंस आते हैं, तब हम लोग पूरा एट ए होल, हम जो जो सीखे थे उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो उसी बेसिस पे बोला जाता है ये वन काइंड ऑफ इंटेलिजेंस है, ये आपके इंटेलिजेंस, ज्ञान को बढ़ाता है। लर्निंग इज इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट बोल सकते हैं, और इंटेलिजेंस एबिलिटी को इंक्रीज करता है। थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो वर्ड को। अभी क्रेमिंग क्या है, क्रेमिंग मीन्स होता है रट्टा मारना, दैट इज अ रोट लर्निंग बोल सकते हो, या फिर इमिटेट करना। ऑल द टाइम मैं आपको कॉपी करूंगी, आप जैसे बात करते हो मैं आपको कॉपी करूंगी। सो कॉपी करना विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, जस्ट लाइक
होता है ना, छोटे बच्चे कुछ नहीं समझ पाते, अपने पेरेंट्स जैसा चलना ट्राई करते हैं, हील्स पहनना को ट्राई करते हैं या फिर मेकअप करना पसंद करते हैं, बट समझ नहीं आता। जब वो बड़े होते हैं वो समझते हैं, वो चीज़ वो छोड़ देते हैं। तो ये है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग कोई भी प्रॉपर लर्निंग हो नहीं सकता। डजंट मेक प्रॉपर लर्निंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। क्रैमिंग करना, किसी को कॉपी करना विदाउट लर्निंग और विदाउट अंडरस्टैंडिंग, ये प्रॉपर लर्निंग का मोटो ही नहीं है। मीनिंगलेस लर्निंग से क्या होगा? आपका नॉलेज कुछ बढ़ेगा नहीं। सो इसके लिए परमानेंट रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है? मैकेनिकली खुद को बिल्ड करना है। जो भी आप समझ रहे हो उसको समझ के उसका आउटकम्स को निकालो, उसका एक्चुअल तात्पर्य क्या है या जिस्ट क्या है, पूरे चीज़ों को आप वैसे ही समझ सकेंगे। अदरवाइज़ ये चीज़ 2 दिन के बाद आप भूल जाएँगे। जैसे कि आप 2 महीने से क्लास कर रहे हैं, राइट? मैं अभी भी अगर आप लोगों के अंदर कुछ बच्चों को पूछूँ कि आप ये क्लास में आप क्या-क्या पढ़े थे, कुछ याद है? सो मैक्सिमम बच्चे भूल गए होंगे। मैक्सिमम कंटेम्परेरी के ईयर भूल गए होंगे। तो ये सारा चीज़ वही है। जिसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा होगा, तो उसका लर्निंग भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है? उसके बाद चल रहा है लर्निंग इज एक्टिव। दैट इज लर्निंग ऑलवेज क्या होता है ना, सीखना। कभी भी आप सीखते हो ना, कभी भी आप डल बन के नहीं सीख सकते। दैट इज आप बहुत ही डम लाइक हो या फिर डल हो, मतलब आपको कुछ बोला जा रहा है, सीखो सीखो, पढ़ो पढ़ो, खुद का अगर मन नहीं है, आपका कोई मन नहीं है कि आप उसको सीखना चाहते हैं या फिर आपका कोई एबिलिटी नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, देन वो चीज़ नहीं हो सकता। सो लर्निंग ऑलवेज इम्पोर्टेंस नीड करता है कि उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दो, देन वो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे बोल सकते हैं लर्निंग इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टीचिंग। टीचिंग में टीचर आता है, कोई भी पॉइंट को पढ़ा सकता है। अभी देखिए, मैं ऑल ओवर आपके अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल मैं समझा रही हूँ, बट तब भी आप लोगों के अंदर डाउट रहेगा, आपके मन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स में डाउट होता है। तो ये होता है इंडिविजुअल डिफरेंस। इसी के बेसिस पे आप कितने एक्टिव लर्नर है पता चलता है। ठीक है? ये एक एक एग्जाम्पल्स भी है एंड एक एक थ्योरीज में भी आता है। दैट इज जस्ट लाइक थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर मेथड है, पैवलोव का कंडीशनिंग मेथड है, क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग है। ये सारी इसी के बेस्ड है, लर्निंग के बेस्ड है। ठीक है? लर्निंग बाय डूइंग, जब हम खुद से पढ़ते हैं ना, खुद से कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, तब हमारा नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अभी क्या हो रहा है पता है? मैं आपको ऑलमोस्ट 50-60% समझा दे रही हूँ, ठीक है? बट आपके अकॉर्डिंग आपका नीड क्या है, उस हिसाब से आप पढ़ेंगे तो क्या होगा, वो 100% रहेगा। आपके पास ओनली मेरे बातों से 40% जा रहा है, 40 to 50% या 45% जा रहा है, आपके माइंड में स्टोर रहेगा। 1 to 2 days के अंदर वो वैनिश्ड हो जाएगा। ठीक है? बट आप खुद से जब पढ़ोगे, ये 100% आपके माइंड में फिक्स्ड हो जाएगा। दैट इज द आउटकम ऑफ लर्निंग। इफ यू आर ए एक्टिव लर्नर, सॉरी, इफ यू आर एन एक्टिव लर्नर, आप एक एक्टिव लर्नर इफ हैं, देन आपसे बहुत कुछ एक्सप्लोरेशन होंगे। ठीक है? आपका इंटरेस्ट रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, वैसा ही। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। ये भी आप समझ सकते हैं। लर्निंग, हम जब भी एजुकेशन में टीचिंग के ऊपर आते हैं या फिर ट्यूटरिंग के ऊपर आते हैं, तो 2 पॉइंट्स आते हैं ना। कौन से 2 पॉइंट्स पता है? दैट इज आप बच्चों को प्राइवेटली जब पढ़ाते हो, ग्रुप में भी पढ़ाते हो या फिर सिंगल भी पढ़ाते हो। स्कूल में भी सेम होता है। 10 बच्चे आते हैं तभी हमें पढ़ाना पड़ता है, अगर 100 बच्चे आए तभी हमें पढ़ाना पड़ता है। तो इंडिविजुअलिस्टिक भी होता है, सोशलिस्टिक भी होता है। एजुकेशन 2 पैटर्न्स में है। दैट इज एजुकेशन में जो 2 पैटर्न्स है, हम बोलते हैं प्राइवेट, गवर्नमेंट, उसको छोड़ के भी सिंगल एंड ग्रुप स्टडी, सिंगल स्टडी। तो उसके अकॉर्डिंग लर्निंग बोथ प्लेसेस में होता है, इंडिविजुअल के केसेस में भी होगा, सोशल के केसेस में भी होगा। अभी देखिए क्या क्या पॉइंट है। मैन इज ए सोशल एनिमल। मैन क्या है? इंसान क्या है? सोशल एनिमल है। ही लर्न्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द सोसाइटी। अच्छा, ये पॉइंट पढ़े थे ना, सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन पढ़े थे, ये सुनो। हाँ। अच्छा, सोशलाइजेशन में 2 पॉइंट्स मैं पूछती हूँ, ठीक है? प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट कौन सा है? व्हिच इज द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंट? फैमिली। अच्छा, सेकेंडरी कौन सा है? सेकेंडरी अभी, अच्छा, स्कूल। अभी इसी एक और, ये देखिए, सोशल आप कहाँ पे होते हैं? सबसे पहले एक बच्चा सोशल कहाँ पे होगा? सोशल में सब जस्ट लाइक सोशल। मैं क्वेश्चन क्या की, सोशल होना है, सोशल।
हाँ, तो क्वेश्चन समझ लो। स्कूल में, ऑब्वियस स्कूल में, राइट। तो बच्चा जब स्कूल जाता है तो हम वहाँ से क्या सिखाते हैं कि तुम ग्रुप में हो, ग्रुप में लर्निंग करोगे। यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, उनके कल्चर और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाते। हम यहाँ पे ग्रुप लर्निंग पे ध्यान देते हैं कि बच्चे को मिनिमम लेवल पे सारा नॉलेज मिले, लर्निंग पॉसिबल हो। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताया गया। लर्निंग इज बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। जब वो घर पे पढ़ता है या घर से कुछ सीखता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल लर्निंग। इंडिविजुअल लर्निंग। आप जैसे घर पे हो, अभी लर्निंग कर रहे हो, तो आप अपने सिंगल बेसिस पे कर रहे हो, ना कि अपने पेरेंट्स के साथ लर्निंग कर रहे हो, ना कि बाहर में जाके कर रहे हो। बिकॉज आपके फैमिली मेंबर्स से आपका बॉन्डिंग है। कौन सा बॉन्डिंग? रिलेशनशिप वाला एंड ब्लड रिलेशन वाला। तो ये दोनों बॉन्डिंग जहाँ पे रहेगा, ये इंडिविजुअल हो जाएगा। अगर आप बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, या फिर कोई एक ग्रुप में स्टडी करते हो, पीयर स्टडी करते हो, देन वो हो जाएगा आपका सोशल। ठीक है। मैन इज अ सोशल एनिमल एंड ही लर्न्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द सोसाइटी। तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग स्कूल को क्या बोला जाता है? स्कूल इज ए मिनिएचर सोसाइटी। मिनिएचर सोसाइटी, हाँ। स्कूल एक मिनिएचर छोटा सा सोसाइटी जैसा है, समाज जैसा है, जहाँ पे एवरी टाइप के बच्चे आ सकते हैं, एवरी टाइप के टीचर्स भी रहते हैं। यहाँ पे कोई कास्ट, क्रीड या रेसेस या फिर जेंडर के बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करते। राइट। सो देयर इज एन interaction between the individual which modifies their behavior and improves social group to which those individual belong। ठीक है। मैं सपोज मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मैं यहाँ पर आउट क्लास से। ठीक है। मैं जब बाहर जाऊंगी, वहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट रहती एंड मैं पढ़ाई करती, तो वहाँ पे क्या होगा? मैं इंडिविजुअल से सोशल ग्रुप में लर्निंग करूँ, एक साथ मेरा मोडिफिकेशन हो रहा है। क्या? कि एट अ टाइम मैं अपने बिहेवियर को मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। मैं जहाँ से आई हूँ उस पॉइंट से लेके अभी तक में मॉडिफिकेशन बहुत ही फास्ट वे में हो रहा है। Every individual learn things for his own self and he is able to improve the society। ठीक है। हम क्यों खुद को इम्प्रूव करते हैं? जैसे हम सोसाइटी में फिट हो सके, सोसाइटी में फिट हो सके, सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा कैरी कर सके, समाज में जो नियम है, नीति है, उसको मान सके, उसका जो कर्तव्य है उसको उठा सके। ठीक है। उठा सके, हिंदी में अच्छा वर्ड नहीं है, उत्तोलन लिख सकते हैं। उत्तोलन। ठीक है। ये हिंदी वर्ड्स है, उत्तोलन आप लिख सकते हैं। ये वर्ड सारे को याद थोड़ा सा रखना, अच्छे से हिंदी वर्ड्स लिखना, बिकॉज हरियाणा है तो हिंदी में थोड़ा सा जोर देना है। ठीक है। इंग्लिश बच्चे आप लोग इजी इंग्लिश में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हिंदी बच्चे थोड़ा थोड़ा कभी कभी अच्छे अच्छे वर्ड्स को डालना। अभी देखो, लर्निंग इज प्रोडक्ट ऑफ एनवायरमेंट। हम एनवायरमेंट से लर्न करते हैं, सेम पॉइंट है जो ऊपर अभी पढ़ के आया ना, सोसाइटी से हम लर्न करते हैं, सेम पॉइंट्स। ऑल लर्निंग टेक्स प्लेस इन सम एनवायरमेंट। हम जहाँ पे भी है, फैमिली में है तो फैमिली टाइप का एनवायरमेंट है, यहाँ पे थोड़ा मिक्सिंग नेचर है, सबका बॉन्डिंग अच्छा होगा। जब स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल वेराइटीज ऑफ पर्सन्स हैं, तो वो हो गया आपका भास्ट एनवायरमेंट। तो वहाँ पे लर्निंग पॉइंट्स न्यू न्यू आते हैं। कैसे? सपोज अब घर पे हो ना, अभी घर पे ना क्रिटिकल सिचुएशन बहुत कम आते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ता है तो सिचुएशन पता चलता है, बट एज ए चाइल्ड मैं अगर बोलूँ, छोटे बच्चे हैं हम, तो हमें इतना कुछ पता नहीं चलता कि कौन सा प्रॉब्लम घर पे चल रहा है। तो इसी चीज को मॉडिफाई करना है बच्चों में लर्निंग के थ्रू। आप जब स्कूल जाते हो तो स्कूल में टीचर क्या करेंगे? न्यू न्यू एनवायरमेंट बनाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला आपको क्वेश्चन देंगी या फिर टास्क देंगी। सपोज ये प्रॉब्लम 1 है, बच्चे को इस प्रॉब्लम के साथ एक्वांटेड किया जाएगा कि तुम जाओ एंड इसको सॉल्व करके आओ, पजल बॉक्स जैसा। इसको सॉल्व कर लिया तो नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, ये हो गया 2, प्रॉब्लम नंबर 2। एंड इसको सॉल्व कर लिया तो प्रॉब्लम नंबर 3। एंड ये प्रोसेस को बोला जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ठीक है। अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में क्या होता है कि वन बाय वन जब बच्चा सॉल्व कर रहा है, तो ये सारा सिचुएशन वन काइंड ऑफ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, एक्सपीरियंस दे रहे हैं। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखी EXP, एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को। अभी बच्चा जब एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, सपोज उसी टाइप का सिचुएशन उसके लाइफ में फिर से आया, तो क्या करेगा? उसी एक्सपीरियंस के बेस्ड पे वो उसी प्रॉब्लम को देखेगा कि इस टाइप का प्रॉब्लम है, मैंने तो पहले भी किया है, चलो सॉल्व कर देते, तो सॉल्व हो गया। तो इसी से वो लर्निंग करना स्टार्ट किया। ये उसका लर्निंग स्टेजेस है, एंड इसके थ्रू एक्सपीरियंस गेन किया एंड उसको यूज किया। यही पॉइंट है। ठीक है। ये सारे स्कूल एनवायरमेंट में होता है। ठीक है। लर्निंग इज जर्नी, नॉट डेस्टिनेशन। लर्निंग जर्नी है,
इसका एंडिंग नहीं होता है, इसलिए इसको डेस्टिनेशन नहीं बोला गया। दैट इज लर्निंग, जब भी आप स्टार्ट करते हो ना तो आप लाइफ में बहुत सारे गोल्स को अचीव करते हैं, इसका कोई डेस्टिनेशन है नहीं। ये स्टार्ट होता है सेम पॉइंट जैसे कि आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट जैसे टू टुम चलता है। तो यहाँ पे मेंशन किए मैंने, गर्भावस्था से स्टार्ट हो गया, टूम में जाके एंड हो गया, समाधि में एंड हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पे आप लर्निंग के थ्रू कुछ अचीव किए, देन अचीव किए, देन अचीव किए, थोड़ा बढ़ते जा रहा है एवरी टाइम, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉलेज ले रहा है, एक्सपीरियंस कैरी कर रहा है, बस ये चल रहा है। इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं है। हम एंड समाधि को डेस्टिनेशन नहीं माना जाता, वो एंड पॉइंट है जहाँ पे फिनिश्ड हो जाता है। बट हम एक डेथ से भी बहुत कुछ सीखते हैं, हम नहीं सीख सकते। जस्ट लाइक मैं अगर मर गई तो मुझसे मेरा डेड बॉडी जो रहेगा उससे भी कोई छोटा बच्चा अगर देखेगा उससे भी कुछ लर्न करेगा। तो एवरी टाइम कोई ना कोई पर्सन लिंक्ड होते हैं एंड वो सीखते जाते हैं। तो इसका कोई एंडिंग नहीं है, इसका कोई एंडिंग पॉइंट्स नहीं, ये ऑलवेज जर्नी के जैसा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहता है, कभी भी इसका एंडिंग नहीं आता। हो गया। अच्छा, लर्निंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, सेम पॉइंट है, कभी खत्म ना होने वाला प्रक्रिया है। लर्निंग अफेक्ट्स द कंडक्ट ऑफ लर्नर्स। सो यहाँ पे लर्निंग जब कंडक्ट होता है ना, तो ये क्यों कंडक्ट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट को याद रखिए, मोडिफाई हिज बिहेवियर। लर्निंग के थ्रू हम इंडिविजुअल्स का, बच्चों का क्या चेंज करते हैं? कैरेक्टर चेंज करते हैं। सो ये गुड लर्नर जब होता है ना, एक अच्छा लर्नर होता है, तो वो ऑलवेज क्या करता है? बेटर परफॉर्मेंस देता है। ऑलवेज वो ट्राई करता है कि मैक्सिमम टाइम पे मैं बेटर परफॉर्मेंस दूं। एवरी टाइम उसका जर्नी उसी से ही होता है, दैट इज उसका जर्नी का कोई स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं है। वो जर्नी कर रहा है, हाँ मैं यहाँ पे टूट गया, दैट इज मैं ब्रेक हो गया, फिर से मैं स्टार्टिंग से करूंगा, फिर से मैं स्टार्टिंग से करूंगा, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअसली चलेगा। तो यहाँ पे बच्चा ऑलवेज ऐसा ट्राई कर सकता है, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, उसका लाइफ कभी भी एंड नहीं होगा लर्निंग के अकॉर्डिंग। हाँ एसिड एक्सीडेंटली मर सकते हैं, बट लर्निंग के अकॉर्डिंग वी नेवर डाई, हम कभी नहीं मरते, हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अचीवमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में जिंदा रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्या है, ए गुड लर्नर हैज यूजुअली ए बेटर बिहेवियर। ऑलवेज एक अच्छा लर्नर बेटर बिहेवियर शो करता है। ही इज एबल टू इम्प्रेस अदर्स, ऑलवेज वो ट्राई करता है कि वो सबको इम्प्रेस करे। कुछ पर्सन होते हैं वो थिंक करते हैं कि हमें मार्क्स नहीं चाहिए, हमें जजमेंट नहीं चाहिए, बट वो जब हेल्प करना चाहते हैं, दैट इज जैसे कि वो कुछ लोगों को हेल्प कर रहे, या फिर मैक्सिमम कभी भी वो कहीं पे वर्क करे, जस्ट कुकिंग कर रहे, कुछ कर रहे, तो हम कुकिंग करने के बाद भी ये नहीं पूछते कि आज का खाना अच्छा बना। कुछ मैक्सिमम 50-60% तो लोग ये पूछ लेंगे कि अच्छा बना कि नहीं बना। कुछ लोग है नहीं पूछेंगे, नहीं पूछने से भी बट वो मन में ट्राई करते हैं, नीड करते हैं कि उनको उधर से रिस्पॉन्स आए कि हाँ आज बेटर बना है। सो दैट इज वन काइंड ऑफ, हम बोल सकते हैं मन में ही प्रेशर आ रहा है कि लर्निंग मैंने जो किया उसका फीडबैक अच्छा आया कि नहीं, ये जानना है। उसका जो सेफ कार्य है, दैट मीन्स एंडिंग पोर्शन है, वो अच्छा है कि नहीं। तो ऐसा जो जजमेंट होता है, ये जजमेंट क्यों चाहिए? हमारा और भी बेटर हो, डेवलपमेंट के लिए चाहिए, ना कि हम पीछे जाने के लिए चाहते हैं या फिर नाम के लिए चाहते हैं। ऑलवेज डेवलपमेंट के लिए वी नीड सम टाइप ऑफ फीडबैक। फीडबैक ठीक है, कोई भी काम के लिए गुड बिहेवियर को मॉडिफाई करने के लिए, और भी मॉडिफाई करने के लिए, रीमोडिफाई मॉडिफाई रीमोडिफाई करने के लिए हमें ये चाहिए। सो आपको मैं अगर फीडबैक दे दूँ कि आज आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, आप एज अ पर्सन बहुत ही अच्छे पर्सन हो, आप डील कर सकते हो कोई भी सिचुएशन को, ऐसा ऐसा मैंने बोल दिया, तो आप में एक मोटिवेशन आ जाएगा, ये इंस्पिरेशन आ जाएगा, चलो मैं अच्छा हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा। सो ये वन काइंड ऑफ एनर्जी होता है, पॉजिटिव एनर्जी है जो लर्निंग के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, अभी देखिए लर्निंग हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ द गोल्स ऑफ लाइफ। ये तो जानते हैं हर एक के लाइफ में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, एंड बचपन से हमें सिखाया जाता है कि सीखने से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, लर्निंग के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से रियलाइज करेंगे कि हमारा एम क्या है, गोल क्या है, एंड उसके थ्रू उसको फुलफिल करने को हम ट्राई करेंगे। राइट, यही है पॉइंट। अभी देखो टाइप्स ऑफ लर्निंग, बहुत टाइप्स की लर्निंग है, बहुत ही। मैंने यहाँ पे ओनली 5 मेंशन किया है। अगर सपोज लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो 5 एनफ है। अगर शॉर्ट में आ गया देन मैंने और एक पेज एक्स्ट्रा डाला है, वहाँ पे सिंगल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग डाला है। तो उसको मैं बाद में आप लोगों को पढ़ा दूंगी, दैट इज वो 5 to 10 मिनट्स का है। तो उसको मैं बाद में वीडियो डाल दूंगी एंड कर दूंगी, बिकॉज एज अ लॉन्ग क्वेश्चन हम कंप्लीट करें, तो ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, अभी क्या क्या आपको डालना है, आप ऑलरेडी जानते हो लर्निंग कितने टाइप्स का है। मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग। ठीक है, वर्बल लर्निंग मीन्स आप देखो बात करने को सीख रहे हैं, एबिलिटी मिल रहा है हमें
कि एक दूसरे से हम बात कर रहे हैं, कोई कोई पर्सन होता है ना मोटिवेशनल स्पीकर होता है, एंड वो अपनी वे ऑफ टॉकिंग से ही सबको मैनेज करके रखता है, एंड पूरा सीट्स को फिल अप करके रखता है कि जस्ट मैं उसको ऐसा घुमाऊंगा कि वो वहाँ पे बैठे ही रहेगा, वैसा टाइप का। तो ये जो लर्निंग है ये वन काइंड ऑफ एबिलिटी है, वर्बल लर्निंग, जहाँ पे हम अपने वॉइस के थ्रू, हम अपने जेस्चर के थ्रू, पॉजिटिव बिहेव के थ्रू लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं खुद से। तो वो एक टाइप का लर्निंग है। मोटर लर्निंग जहाँ पे मूवमेंट होता है, मोटर मीन्स जहाँ पे गतिशील, इसको बोल सकते हैं गतिशील शिक्षण, या फिर लर्निंग है दैट इज कॉल्ड गतिशील अधिगम, शिक्षण नहीं होगा, अधिगम होगा। टीचिंग के अकॉर्डिंग टीचिंग का भी है, मोटर टीचिंग है। सो मोटर लर्निंग में एट द अर्ली स्टेज व्हेन ए पर्सन इज नॉट मेंटली मच डिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, और किसी के ऊपर डेवलप्ड है, मच डेवलप्ड, जब बच्चे डेवलप नहीं हुए रहते हैं तो क्या होता है, मेंटली डेवलप नहीं है तो फिजिकली तो कुछ ना कुछ तो लर्निंग वो करेंगे ना। सो ही लर्न थ्रू मोटर एक्टिविटी। जैसे कि छोटे बच्चे बात नहीं कर पा रहे तो वो क्या करते, इवन एक 1 ईयर का भी चाइल्ड को अगर आप बोलोगे, उसको सिखा रहे हो बचपन से, मतलब बचपन से मतलब 6-7 मंथ से उसको लर्न करवा रहे हो कि ये वाटर है, वाटर पीना है और खाना खाना है, तो ये सिखाते हैं। तो वो अगर बोल भी नहीं पाता है तो हैंड से वो वैसे एक्शन दिखाता है या रो के दिखाता है कि जस्ट मुझे ये पानी चाहिए, या फिर मुझे ये खाना चाहिए, मुझे एक गोदी ले लो, या फिर मुझे बाहर जाना, ये बताता है। छोटा बच्चा है, वो मेंटली डेवलप नहीं है, वो बोल नहीं पाता प्रॉपरली, फिर भी उसके नीड के अकॉर्डिंग जो लर्निंग उसने किया है अपने मदर से, अपने फैमिली मेंबर से, वो दिखाता है, ठीक है। ही लर्न थ्रू मोटर एक्टिविटी। ये फ्यू सच एक्टिविटीज, कुछ कुछ एक्टिविटीज बताइए, वर्किंग, रनिंग, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, जस्ट लाइक होता है ना, कभी कभी आई में कुछ चला गया तो उस टाइम पे क्या करते हो, छोटे बच्चे भी रहेंगे ना तो वो हाथ को लेके आई में घसेंगे, हो गया, हाँ, जस्ट लाइक ऐसे ही मलना, हाथ को लेके आंखों में ऐसे मलना, ठीक है। सेम थिंग होता है, कभी कभी डायरेक्शंस दिखाना हो, छोटे बच्चे भी डायरेक्शंस दिखाते हैं, तो आई को वो मूव करते हैं अपने हैंड के डायरेक्शन में, जिधर वो हैंड दिखा रहे। सपोज एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है बेड पे, तो उसको अगर पूछा जाए मदर कहाँ पे है या फिर कोई कहाँ पे है, तो वो अगर समझ पाया देन वो हैंड मूवमेंट भी दिखाएगा, साथ साथ वो आई मूवमेंट भी। अगर बड़े लोगों को यही चीज पूछो ना तो बड़े लोग क्या करेंगे, दूसरा काम करते करते भी बता देंगे कि हाँ उधर चले जाओ, उधर है कोई, ऐसे कर देते हैं। तो ये सारा वन काइंड ऑफ लर्निंग प्रोसेस है, मोटर लर्निंग है। अभी है वर्बल लर्निंग, मैंने वर्बल लर्निंग आपको बताया, दैट इज स्पीक और कम्युनिकेशन के थ्रू होता है, बातचीत के थ्रू होता है, इंटरेक्शन के थ्रू होता है। सपोज आप लोग कुछ बच्चे होंगे जो संबलपुर में है, सुंदरगढ़ में है, झारसुगड़ा में है, या फिर और भी कहीं कहीं होंगे जॉब के रिलेटेड गए हैं, बट आप स्टडी जब कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, ओनली मेरे साथ जब कनेक्टेड होते हो, आइदर आप मैसेजेस में कनेक्टेड होते हो या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो भी रहता है हमारा, दैट इज मोबाइल फोन हो सकता है, व्हाट्सअप हो सकता है, व्हाट्सअप रिकॉर्डिंग्स हो सकते हैं, कुछ भी। तो ये जो पॉइंट है ना दैट इज कॉल्ड अ वर्बल लर्निंग, वन काइंड ऑफ वर्बल लर्निंग चल रहा है अभी, ठीक है। सो लर्निंग ऑफ दिस टाइप हेल्प्स इन चेंज ऑफ वर्बल बिहेवियर। बच्चों को सिखाया जाता है ABCD बोलो, सो दैट इज वो जब रिपीट करता है, रोटिंग, वन काइंड ऑफ रोट लर्निंग करता है, रोटिंग भी हम लोग बोलते हैं, जब रिपीटेडली वो ट्राई करता है देन उससे क्या होता है, उसका लर्निंग होता है एंड उसका वर्बल बिहेवियर मॉडिफाई होता है। ये स्कूल में भी इंक्लूड किया जाता है, जस्ट लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ है, कोई साइंस है, पिक्चर है, सिंबल्स है, वर्ड्स है, उसको बच्चों को दिखाया जाता है एंड पूछा जाता है व्हाट इज दैट सिंबल और व्हाट इज दैट साइन मीन। तो उसको पूछा गया ये साइन क्या है, सिंबल क्या है, इस पिक्चर में क्या क्या बताया, क्या क्या है बताओ। तो ये सारे चीजें हैं जो वर्बल लर्निंग में होता है, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कंसेप्चुअल लर्निंग, दैट इज अ कंसेप्ट के बेसिस पे होगा जो एट ए स्टेज माइंड ऑफ द चाइल्ड इज सफिशिएंटली डेवलप। अभी क्या हो गया, बच्चे का ना माइंड पूरा फुल्ली डेवलप्ड हो गया, जस्ट लाइक टीनेजर है या फिर अराउंड 7 to 8 years हो गया ऑलरेडी बच्चे का, तो उसका माइंड डेवलप्ड हो गया। वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है उसके माइंड के अकॉर्डिंग, जितना उसका मतलब एबिलिटी है उसके थ्रू वो सॉल्व कर सकता है। तो इसको बोला जाता है कंसेप्ट लर्निंग। कंसेप्ट क्या है, सपोज मैं आपको ना एक प्लांट के बारे में बताई, ठीक है, इस कंसेप्ट को आपने रीड करके रखा,
ठीक है, अच्छे से रीड कर लिया, लर्न कर लिया एंड उसको अगर सपोज़ कोई भी जगह पे वैसे टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स आए, एक प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या-क्या कर सकते हैं बिकॉज़ उसने यहाँ से कांसेप्ट को पूरा अच्छे से जाना है, तो वो मल्टीपल थिंग्स को यूज़ करेगा इसको ग्रो करने के लिए या फिर पेड़ को हेल्प करेगा कि वो ग्रो करे, अच्छे से डेवलप हो जाए। तो ये वन काइंड ऑफ कांसेप्ट लर्निंग है, कोई चीज़ को आपने देखा, उसके कांसेप्ट को आपने समझा, उसके समरी को आपने माइंड में फिक्स्ड किया एंड उसके थ्रू कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप सॉल्व करते हो। तो ये हो गया कंसेप्चुअल। अभी देखो एटीट्यूड डेवलप करना है लोगों में, एटीट्यूडनल जो भी डेवलपमेंट होता है दैट इज कॉल्ड एटीट्यूडिनल। हम यहाँ पे अगर बोले एटीट्यूडिनल, ठीक है, एटीट्यूडिनल तो होगा नहीं, प्रॉपर नहीं आ रहा, तो एटीट्यूडिनल मतलब आपका जो पर्सनालिटी बोल सकते हैं, आपका पर्सनालिटी के बेसिस में भी कैरेक्टर अलग अलग होता है। अच्छा सपोज एक अच्छा सा मैं एक बात बताती हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, मतलब बच्चे ही होते हैं, हमारे बीएड के ही स्टूडेंट्स हैं। 3 साल 4 साल हो गया मैं इस ये में हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत स्वीटली बात करते हैं, कुछ लोग होते हैं कि अपने घर के इश्यूज की वजह से बहुत एग्रेसिव होकर बात करते हैं। सो दैट इज, आप बिहेवियर देखो, दोनों के अंदर दो पर्सन्स है। आप एज ए टीचर आपके बिहेव को कभी भी गलत वे से सो नहीं कर सकते किसी भी पर्सन के साथ। मैं सपोज थिंक करिए कि आप मैक्सिमम टाइम मुझे बहुत ही मैसेजेस करो, ये करो, मैं हर एक लोगों को बोलती हूँ कि आज थोड़ा टाइम दे दो, नेक्स्ट मैं कर दूंगी। दैट इज, मैं बहुत प्रेशराइज्ड हूँ एंड मेरे से हो नहीं रहा है, तो उस अकॉर्डिंग मैं उसको सॉल्व करती हूँ। अगर मुझे गुस्सा रहेगा, मैं घर वालों के गुस्से को आपकी जगह पे प्रेजेंट करूँ, तो क्या होगा, क्या मेरे साथ बच्चों का बॉन्डिंग अच्छा रहेगा? नहीं रहने का। तो उसके अकॉर्डिंग भी व्यवहार, जो हम बोलते हैं बच्चों में व्यवहार का जो परिवर्तन होता है ना, इसी अकॉर्डिंग होता है। वो टीचर को देख रहा है। एज ए टीचर जब आप क्लासरूम में जाते हैं, आप अगर सोवर टाइप का बिहेवियर नहीं करते, एक स्वीटनेस नहीं रहता आपके जेस्चर में, पूरा एग्रेसिवनेस रहेगा बहुत ज़्यादा कि नहीं मैं बहुत एटीट्यूड में रहूंगी, ऐस टाइप का बिहेव करूंगी, इगोइस्टिक टाइप का बिहेव करूंगी, तो बच्चे भी आपसे चिढ़ेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग बनते हैं फेवरेट टीचर्स। और जस्ट लाइक हेटिंग टाइप का बिहेवियर आता है कि नहीं ये टीचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, हमेशा हम लोग को डांटती है, मारती है, ऑल दिस। तो मिक्सिंग नेचर लाइए, मिक्सर बनाइए, एक मिक्सचर, बिकॉज यहाँ पे एंगरनेस भी हल्का फुल्का रहे, वन काइंड ऑफ स्वीटनेस, मदर टाइप का बिहेवियर हो या फादर टाइप का बिहेवियर होना चाहिए, बिकॉज आप एक प्रोफेशन जो है ना, वो टीचर का प्रोफेशन हम बोल सकते हैं कि मदर एंड फादर के बाद आपका ही आता है रोल, क्योंकि आप पूरे कंट्री को बिल्ड करने वाले हो। वो मैक्सिमम जॉब मिले नहीं मिले, जहाँ पे भी आप रहोगे आप बिल्ड करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एटीट्यूड वाला जो पॉइंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टाइप का लर्निंग आप ही के अकॉर्डिंग होता है, आप जैसे थिंक करते हो उसी के अकॉर्डिंग होगा, दैट इज इट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन एटीट्यूड। यहाँ पे बच्चों का एटीट्यूड डेवलप होता है, तो यहाँ पे पर्सन का भी एटीट्यूड डेवलप्ड होता है, आप पे भी डेवलप्ड होता है। अगर आप प्रॉपर बिहेव नहीं करेंगे तो आप भी से ही बच्चे सीख रहे हैं। इवन पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स होके घर पे ऑलवेज जब झगड़ा होता है, ठीक है, तो घर का एनवायरनमेंट क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा जस्ट लाइक ग्रीजी, मतलब लोग एक दूसरे को मतलब हमेशा चीट कर रहे हैं, टीजिंग कर रहे हैं, वन काइंड ऑफ मिसबिहेविंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चे वही सब सीख रहे हैं एंड सेम थिंग वो स्कूल में जाके भी परफॉर्म करेगा। तो उसी से ही बताया गया कि is that he has for parents respect for elders and the teachers etc। तो उनको क्या सिखाना है, ये पॉइंट सिखाना है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को एंड अपने टीचर्स को क्या रेस्पेक्ट देना है, अच्छे से रेस्पेक्ट देना है। क्या रेस्पेक्ट नहीं, मतलब डिसरेस्पेक्ट नहीं देना, अच्छे से रेस्पेक्ट देना है। और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, यंगर्स को भी आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए। कभी कभी होता है ना, हमसे भी कुछ छोटे लोगों से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। सो हम यंगर्स, हमें जो हमारे सिबलिंग्स होते हैं या फिर यंगर्स होते हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है, तो उसको भी रेस्पेक्ट दो, अच्छे से बात करो, तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलेगा, हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो उस टाइप का एटीट्यूडनल लर्निंग, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट आता है सीरियल लर्निंग, दैट इज नॉट सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग स्कूल्स में जो होता है वही है। अभी आया सीरियल लर्निंग, जो स्टेप वाइज मैनर पे चलता है, जो स्टेप वाइज हिसाब से होता है कि एक स्टेप को खत्म किया, दूसरे स्टेप में गए, और इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल लर्निंग। इट इज ऑल्सो नोन एज सीक्वेंशियल लर्निंग। तो सीरियल लर्निंग कंसिस्ट ऑफ सर्च लर्निंग इन व्हिच द लर्नर इज presented with a learning material that exhibits serial order। बच्चे को अभी बच्चा अभी 6-7 साल का है, तो वो स्टैंडर्ड 1 में रहेगा, उसको क्या हम स्टैंडर्ड 3-4 का पढ़ाई दे सकते हैं? ऑब्वियस नहीं देख सकते हैं। अगर बच्चे ने सब कुछ पढ़ लिया है देन वो 3-4 में जाना चाहता है, 3-4 का स्टडी करना चाहता है, ऑब्वियस दे सकते हैं। बट ऑलवेज स्टेप वाइज मैनर पे और सीरियल
जो मैनर है उसी पे ही पढ़ाना चाहिए, सीक्वेंशियल ऑर्डर पे, कि एक पंक्ति को हम छोड़ नहीं सकते, एक पंक्ति को किया तो दूसरे पंक्ति को करो, दूसरे को किया तो तीसरे को करो, ऐसे चलेगा। ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना, बच्चों में मास्टरी गेन करते हैं, बच्चे कोई भी टॉपिक पे मास्टरी गेन करते हैं। रिपीटेड एक ऑर्डर रहता है कि बच्चे कभी कभी बहुत ही स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, क्या ये टीचर बार बार रिपीट कर रहे हैं, बट ये चीज उनको बाद में पता चलता है कि इसके थ्रू उनको बेनिफिट्स भी मिलेगा। ठीक है, उसके माइंड में पूरा कंसेप्ट रह जाएगा, छप जाएगा। तो दैट इज ये सच एज अल्फाबेट। अल्फाबेट जब पढ़ा रहे हैं हम क्या स्किप कर सकते हैं बीच में? नहीं, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, उसको सीक्वेंस पता नहीं रहेगा कि किसके बाद क्या आएगा, कौन सा अल्फाबेट आएगा। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे, टेबल्स के टाइम पे, जब टेबल्स लर्न कर रहे, एक भी स्टेप अगर मिस हो जाता है, देन उसके अकॉर्डिंग टेबल्स का जो नंबर से प्रोडक्ट्स आते हैं वो गलत हो जाता है। वैसे नेम्स ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स के नेम या फिर स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो उसका कैपिटल्स रहता है उसमें भी अगर गलत हो गया तो वही प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसे छोटे छोटे चीजें में हमने एग्जांपल्स दे दी। अच्छा, इतना क्लियर है? यस और नो? यस और नो? फिर से बोल दी कोई? अच्छा, थैंक यू। चलो, अभी देखो फैक्टर्स क्या क्या है। फैक्टर्स मीन्स इसको क्या क्या चीज इन्फ्लुएंस करता है, तो ये चीज आप जानते हो ऑलरेडी। यहाँ पे क्या करेंगे ना, फैक्टर्स को छोटा करके लिखना है। ठीक है, मैं बहुत एक्सप्लेन करके दी हूँ बिकॉज आपको समझने में इजी होगा, आप वन टाइम पढ़ो तो पूरा रह जाएगा माइंड पे। दैट इज ऐसे कर लेंगे हम यहाँ पे ना, कोई पेड़ जैसा बना लो, या फिर जैसा आपको जो डायग्राम इजी लगे, एप्पल बना लो, कोई एक इंटरेस्टिंग सा। ऑलवेज वही क्लाउड वाला मत बना लीजिएगा, ये सर्कल नहीं बना देना। ऑलवेज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम दो। एग्जाम्स में क्या होता है ना, एग्जामिनर बहुत हैप्पी हो जाएगा एंड मार्क्स फुल दे देंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, ईच यहाँ पे जो पॉइंट ऐसे हैं तो वहाँ पे हम एरो मार्क देंगे एंड फैक्टर्स लिखेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जस्ट लाइक मैं यहाँ पे हेरिडिटी मेंशन करती हूँ, या फिर हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स और आनुवंशिकता, तो उसको मेंशन किया, राउंड कर दिया एंड उसके नीचे दो पॉइंट्स मेंशन कर दिया, बस हो गया। उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स उतना ज़्यादा नहीं देना बिकॉज ऑलरेडी हमने बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं। So heredity factor, each individual inherits different types of intelligence from their parents. ये तो आप जानते हैं कि कौन सा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है बच्चे को इन्फ्लुएंस करना है, बच्चे के ऊपर प्रभाव डालना है। तो आप अगर आप में से सपोज मे एंड मेरा जो पार्टनर रहेगा, उनका अगर माइंड माइंड में जो इंटेलिजेंस हमारा रहता है या पर्सनालिटी रहता है, वो कैरेक्टर मुझ में बहुत पॉजिटिवनेस है, उसमें कम है, या फिर मैं नेगेटिव वाली हूँ, बहुत नेगेटिव एटीट्यूड कैरी करती हूँ एंड वो बहुत पॉजिटिव, इनमें से क्या हो सकता है 50% मुझसे आया, 50% उससे गया। तो ये दोनों में मिक्स होके बच्चे का कैरेक्टर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है या बुरा भी हो सकता है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। तो ये कुछ कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ कुछ चीज़ें होते हैं जो इनहेरिट होता है, दैट इज ये पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट इज बेबीज को जाएंगे, बच्चे को जाएगा। पेरेंट्स एंड टीचर शुड ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई देयर चिल्ड्रंस पोटेंशियल, ऑलवेज करना चाहिए। मैंने बोला कि बच्चों के लिए दो पर्सन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो पेरेंट्स हैं जो कि बाप माँ रहेंगे, उसके साथ सेम वे में अगर उनको हम भगवान बोलते हैं तो टीचर्स को भी हम भगवान ही बोलते हैं। दैट इज वो तीनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि तीनों ही बहुत कुछ सिखाते हैं अपने लाइफ में। अगर एक पेरेंट्स मूर्ख भी हो, दैट इज हम बोलते हैं इलिटरेट, इन द सेंस हम लोग इलिटरेट बोल रहे हैं, अनपढ़ बोल सकते हैं, या मूर्खता जिनमें रहती है, उनसे भी बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है वो कम्प्लीटली इलिटरेट है, उसमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है। तो वो चीज़ें वो वहाँ से सीखा, टीचर से और भी अच्छा अच्छा चीज़ें सीखा, तो दोनों के मिक्सअप पे उसका डेवलपमेंट होगा, जब वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अगर पॉजिटिवनेस आया तो अच्छा करेगा, नेगेटिवनेस आया तो बुरा करेगा। तो ये होता है हेरिडिटी वाला फैक्टर। कैसे हेरिडिटी, जीन के थ्रू जो कैरेक्टर सारे कैसे बच्चों को ऐसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड देता है या फिर चेंजेस देता है उसके कैरेक्टर में। अब देखो इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इन द सब्जेक्ट मैटर हेल्प्स हिम टू लर्न क्विकली। आपका जब फेवरेट सब्जेक्ट आता है, जस्ट लाइक मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था केमिस्ट्री, तो मुझे बहुत पसंद आता था, बट फ्यूचर में मुझे लेना पड़ा बायो। तो ये चेंजेस हो जाता है कभी कभी, बट जब आपका इंटरेस्ट एक चीज़ में आ जाता है तब आप उसी को ही एज ए ऑनर्स लेते हो, राइट, एंड उसी में ही आगे बढ़ते हैं। या फिर घर पे जब आपको बोला जाता है कि तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है या फिर तुम क्या बनना चाहते हो, सो आपका इंटरेस्ट जिस काम में ज़्यादा रहता है, आपको लगता है कि उस काम में मैं बहुत ही एफिशिएंटली काम कर सकता हूँ, मैं बहुत ही अच्छा रहूँगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़ते हैं। तो वही है यहाँ पे, इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन इंसानों को बहुत जल्दी क्विकली लर्न करने में हेल्प करता है, लर्निंग करने में हेल्प करता है। व्हेन देयर इज सेल्फ created interest, it helps to learn quickly।
जब ये लर्निंग, अगेन लर्निंग का जो इंटरेस्ट आता है, ये आपका सेल्फ क्रिएटेड है, दैट मीन्स सेल्फ मोटिवेटेड भी बोल सकते हैं। मतलब आपका इंटरेस्ट आपने खुद गेन किया है। हाँ, मुझे लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज पे है, तो ये क्या हो गया, मैंने खुद क्रिएट किया, खुद बनाया खुद के अंदर कि हाँ, ये इस चीज के लिए ये मोटिवेशन काम आया, एंड मैंने सेल्फ क्रिएट किया अपने इंटरेस्ट को। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा जो लर्निंग है, लर्निंग एबिलिटी है डिफरेंट वर्क पे, वो भी बढ़ जाएगा, क्विकली हम लर्न करेंगे। यहाँ तक भी चलेगा, 3 लाइन भी चलेगा। यहाँ पे और भी मैंने दिया है कि बट व्हेन सम एक्सटर्नल मोटिवेशन इज गिवन टू द लर्नर, लर्निंग डजंट टेक्स प्लेस एज वी हैव अदरवाइज। जस्ट लाइक होता है ना, कुछ कुछ टाइम बच्चों को पेरेंट्स बहुत समझाते, फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज उसने सेल्फ क्रिएटेड इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने पेरेंट्स का जो एक्सटर्नल, मतलब हम बोल सकते हैं ये बहिर्गत है, मतलब बाहर से बाह्य जो आकर्षण है ना, उसके थ्रू डाला गया उसके अंदर फोर्सफुली कि चलो तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। ये मोटिवेशन छोटे बच्चों में काम नहीं आता, छोटे बच्चों में सेल्फ इंटरेस्ट काम पे आता है, ये बताया गया। ठीक है। सो ऐसा भी है कि लर्निंग विदाउट मोटिवेशन नहीं होता, विदाउट इंटरेस्ट नहीं होता। इन द एब्सेंस ऑफ मोटिवेशन ही डजंट गेट एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। ऐसे पॉइंट्स बहुत हैं, आप लिख सकते हो। ठीक है। अभी देखो, ऑर्गेनाइज सेटअप। कुछ कुछ टाइम पे होता है ना, आपका घर, अगर मुझे जैसे पढ़ने को जब इंटरेस्ट आता है, देन मेरा घर, मेरा रूम अगर बहुत सजा धजा होता है, बुक से पूरा सजा हुआ रहता है, तो इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है। वैसे एवरी पर्सन का कुछ कुछ इंटरेस्ट होता है कि उसको कलरफुल चीज़ें पसंद है, या फिर उसको ऐसा कोई सेटअप एनवायरनमेंट चाहिए, पीसफुल वाला एनवायरनमेंट चाहिए, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से लर्न कर सकता है। कुछ कुछ बुक रीडर्स होते हैं, लोग होते हैं जो कि शांति वाले एरिया पे चले जाते हैं, पीसफुल एरियाज पे जाते हैं, एंड बहुत अच्छे से लर्न करते हैं, ग्रो करते हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो कि घर पे बहुत ही ज़्यादा लोग हो, हलचल हो, तो उस टाइम पे भी वो पढ़ सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट मेकिंग प्रोसेस। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट बनाता है, एंड ये बनता है किसके अकॉर्डिंग? सोसाइटी के अकॉर्डिंग, एंड जो टीचर्स है, पेरेंट्स है, उसके इंट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही बनता है। अदरवाइज बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट भी नहीं बनेगा। सो यहाँ पे क्या है, ऑर्गेनाइज सेटअप में, ऑर्गेनाइज सेटअप ऑफ द स्कूल ऑल्सो इन्फ्लुएंस लर्निंग। ऑर्गेनाइज सेटअप रहता है स्कूल्स में, क्या है, डिफिनेट एक टाइम टेबल रहता है बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे डेफिनेट सब्जेक्ट्स को लर्न करेंगे। डिफिकल्ट सब्जेक्ट शुड बी टॉट इन द मॉर्निंग पीरियड, ऐसा स्कूल का रूल है। ऑलवेज देखिएगा, जब भी क्लास स्टार्ट होता है, आइदर इंग्लिश पीरियड रहता है या फिर साइंस या मैथमेटिक्स। क्यों होता है? बोला जाता है जब बच्चे सुबह सुबह मॉर्निंग में आते हैं, बहुत फ्रेश रहता है, एंड उस टाइम पे कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ाओ तो जल्दी से वो कैप्चर करते हैं, पकड़ लेते हैं। अगर उसी टाइम पे हमने इजी सब्जेक्ट पढ़ा लिया, एंड उसी के बाद मैंने मैथ्स या कुछ डाला, तो उसका डलनेस स्टार्ट हो जाएगा, वो इंटरेस्ट और नहीं दिखाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड स्पेसिफिक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी बच्चों को पढ़ाने से, एंड सब्जेक्ट के मैटर में भी हम डिफिकल्ट टू इजी को अगर आते हैं, देन अच्छे से लर्निंग हो सकेगा एंड इफेक्टिव। ये वन काइंड ऑफ इफेक्टिव फैक्टर है, बहुत ही इफेक्ट डालता है इसके ऊपर। मेथड्स ऑफ टीचिंग, ये ऑब्वियस है ना, स्कूल्स में जब हम पढ़ते थे तो ऐसे होता था कि कुछ टीचर्स मेरे फेवरेट्स होते थे, एंड कुछ टीचर्स जस्ट चलेगा टाइप्स, ऐसे टाइप। क्यों होते थे? बिकॉज वे ऑफ टीचिंग, वे ऑफ टीचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी के लाइफ में भी। इसी के थ्रू हमारा ना एम भी चेंज हो जाता है। कोई चाहेगा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, बट ऐसी चेंजेस देखते हुए वो आता है, दैट इज टीचर बहुत अच्छे हैं, या टीचर का वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, बिहेवियर अच्छा है, तो वो ट्राई करता है उसी टीचर के जैसे बनने को लिए, या फिर अपने पेरेंट्स में अगर कोई टीचर है तो उसके लिए जैसे ही बनने को ट्राई करता है, या फिर कोई भी प्रोफेशन हो वो वैसे ही चूज करता है। तो ये सारा चीज जो है, ये मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि मेथड्स ऑफ टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। जब भी रिपीटेशन होते हैं या फिर वन काइंड ऑफ प्रैक्टिस होता है, ये वन बहुत अच्छा प्रोसेस है लर्निंग में। लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट एंड अच्छा प्रोसेस है। द पीपल्स मस्ट बी एनकरेज टू लर्न, सॉरी, थ्रू एक्टिविटी। जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो वो लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड। सब हमेशा मैं आपको बोल रही हूँ, जब भी इंटरव्यू में जाओ तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विच मेथड इज वेरी एफिशिएंट फॉर द लर्निंग। लर्निंग में अगर एफिशिएंसी पूछा गया तो सबसे बेटर मेथड होता है लर्निंग बाय डूइंग। जब बच्चे खुद से करते हैं, खुद से जब करते हैं तो प्रैक्टिकल वर्क बढ़ता है, प्रैक्टिकल एफिशिएंसी जब बढ़ गया, उसका जो मेहनत है वो खुद से किया है, तो उसके थ्रू वो आइडियाज बहुत गेन करता है, एंड मैक्सिमम टाइम वो प्लेवे मेथड में भी करता है। प्लेवे मेथड में छोटे बच्चों को आप जब पढ़ा रहे हो, दैट
1 to 5 क्लास के लिए, देन क्या होता है ना, प्ले वे मैथड को यूज करते हैं हम लोग। प्ले वे मैथड दैट इज जस्ट लाइक रोल प्लेइंग, या फिर गेम्स के थ्रू, या फिर हम कुछ एक एक्टिंग कर रहे हैं उसके थ्रू बच्चों को समझना है कि कौन सा रोल मैंने प्ले किया, या फिर एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोई फ्लावर को ग्रो करके दिखाया, या फिर ऑक्सीजन को निकाल के दिखाया कि कैसे निकलता है, या फिर NaCl को सेपरेट करके दिखाया, या फिर कोई स्टोरी टेलिंग मैथड में पढ़ाया। तो ये सारे प्रॉपर मैथड हैं जिसके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। थियोरिटिकल टीचिंग शुड बी रिप्लेस बाय प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, एक्सपेरिमेंटेशन बाय एंड पर्सनल, जो भी हमारा पर्सनल एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग। क्या होता है यहाँ पे देखो, थियोरिटिकल पहले के टाइम पे जितना भी टीचिंग होता था ना वो थियोरिटिकल बेस्ड होता था, ठीक है। अभी क्या है, वो मॉडिफाइड हो गया, अभी थ्योरी के बेस्ड पे नहीं होता है, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल को हम बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं, एंड उसके साथ एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करना, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। एंड पर्सनल एप्लीकेशन मतलब आपने जो सीखा अपने लाइफ में भी आप उसको अप्लाई करेंगे, तो ये बच्चों के लाइफ में बहुत ही बेटर बेटर ग्रास्पिंग के लिए पॉइंट देता है। ग्रास्पिंग मीन्स पकड़ना, जस्ट लाइक होता है ना, कोई चीज आपने लिख के प्रैक्टिस किया तो उस चीज को आप भूलते नहीं हो। कोई मूवी को अगर आपने अच्छे से टीवी में देखा ओनली, तो आप ना उसके कैरेक्टर्स को जिंदगी में नहीं भूलेंगे। अगर सपोज आपने ओनली सुना है तो आप भूल जाओगे। इसीलिए मैक्सिमम टाइम होता है बच्चों को जब सुनाया जाता है कोई चीज़, तो वो अगर 50% कैरी करता है उस पॉइंट को, अगर दिखाया जाता है प्लस सुनाया जाता है तो उसमें वो 80% 85% कैरी करता है। तो ये पॉइंट्स हैं। एंड इस अप्रोच को बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, मल्टी सेंसरी अप्रोच, जहाँ पे वो मल्टीपल सेंस ऑर्गन को यूज करता है कोई भी चीज़ को समझने के लिए। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं। उसके बाद बच्चों का मेंटल हेल्थ। एक बच्चा बहुत बीमार है, ठीक है, सपोज मैं बहुत बीमार हूँ एंड मुझे पढ़ाया गया, तो इस टाइम पे मेरा इंटरेस्ट रहेगा क्या? ऑब्वियस नहीं, बिकॉज मैं बीमार हूँ तो मैं मेंटली इल हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देन क्या होगा, मैं डिफिकल्टी होगा मुझको, या फिर मैं डिफिकल्ट वे से समझूंगा या समझूंगी। सो मेंटल टेंशन, जब बच्चों को बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है, आप में से भी कुछ बच्चे होंगे जहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बिकॉज ड्यू टू फैमिली इश्यूज, और ड्यू टू रिलेशनशिप, और ड्यू टू इनकम सोर्सेस, और जॉब, जो भी कुछ में प्रॉब्लम्स होगा, तो उनको अगर अभी पढ़ाया जाए, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, फिर भी उनको पढ़ने दो तो वो बहुत टाइम लेंगे, टाइम टेकिंग वैसे वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो मेंटल टेंशन, कॉम्प्लेक्सेस, मेंटल इलनेस जो दिमागी हालत से बीमार होते हैं, मेंटल डिजीज जिनको होता है, या फिर गुस्सा जो जल्दी हो जाता है, दैट इज अ मेंटल हैम्पर बोल सकते हैं। ये हैम्पर क्या करता है, सॉरी, हैम्पर मीन्स होता है रोकना, हैम्पर करता है लर्निंग को, हम बोलते हैं मेंटल इलनेस हैम्पर करता है लर्निंग को, दैट इज जस्ट लाइक ये सारा एक तरफ, लर्निंग एक तरफ, ये जाके इसको रोक दिया, जस्ट मेरा दिमाग ठीक नहीं है, मैं पढ़ नहीं सकता, या फिर मैं लर्निंग नहीं कर सकता, मैं कोई चीज़ को सीख नहीं सकता, बिकॉज आई एम फिजिकली प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, ठीक है। मेरा मेंटली मैं उतना स्ट्रांग नहीं हूँ, या कंसंट्रेशन मैं नहीं दे सकता, फोकस नहीं कर सकता कोई भी पॉइंट पे, बिकॉज मेरा फोकस पॉइंट डिफरेंट वेज में डिवाइड हो रहा है, फैमिली के अकॉर्डिंग, रिलेशन के अकॉर्डिंग, जॉब के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग, अदर अदर पॉइंट्स जो भी आ गए। तो इसलिए जब हम डेविएट होते हैं, अलग होते हैं इन सब से, तब लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस है। टाइम ऑफ लर्निंग, बहुत मैक्सिमम बच्चे ये टाइम चूज करने में ना डिफिकल्टीज दिखाते हैं, बहुत ही डिफिकल्टीज होता है उनको। फ्रेश टाइम चूजन फॉर लर्निंग हेल्प्स ए लॉट। कुछ बच्चे होते हैं रात को आराम से पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं अर्ली मॉर्निंग में पढ़ते हैं, सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ के, कुछ बच्चे होते हैं जब टाइम मिलता है तब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बोला गया फ्रेश टाइम, मैक्सिमम बच्चों को ये सर्वे हुआ था, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे ये मेंशन किया गया कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे मॉर्निंग को प्रेफर करते हैं, बिकॉज जब हम माइंड फ्रेश करके उठते हैं देन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से रिमेंबर करते हैं हर एक चीज़ को। एट दिस टाइम द माइंड इज फ्रेश, उस टाइम पे माइंड बहुत ही फ्रेश रहता है, इज नॉट फैटिग एनीवे, हमें नहीं लगता कि ये रिजर्व जैसा है, ये फिक्स्ड हो गया है, इसमें सब भरे पड़े हैं क्या क्या सारे चीज़, तो पूरा ब्लैंक लगता है उस टाइम पे, पूरा रिलैक्स लगता है, इसलिए फ्रेश टाइम पे पढ़ना बहुत अच्छा होता है, एंड इजीली हम नॉलेज को कैरी कर सकते हैं, एंड बहुत क्विकली कैरी करते हैं। सुबह उठ के 1 घंटा पढ़ लीजिए, आपको जो चीज़ 2 घंटा 3 घंटा लग रहा था, सुबह आप मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चन को एट ए टाइम कर सकते हो, इतना ईजी होता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग आवर्स आर द बेस्ट पीरियड ऑफ स्टडी, ठीक है। ड्यूरिंग डे देयर इज अ डिक्लाइन इन द मेंटल कैपेसिटी। पूरे डे में ये सर्वे में जो बताया गया था, तो ये चीज़ देखिए,
जैसे ये ग्राफ है, ठीक है? मैं ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ, तो ये 2 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मेंशन है। ये 0 से मैंने स्टार्ट किया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये टाइम है एंड ये मेंटल कैपेसिटी है जो कि कब कैसे रहता है। तो ये 0 से हम जैसे स्टार्ट करें, बिकॉज़ मेंटल कैपेसिटी बहुत हाई रहता है मॉर्निंग पीरियड में, तो ये ऐसा स्टार्ट हुआ। हाई गया मॉर्निंग के 8-9 जो आपका टाइम है 9 एएम तक का, इस टाइम तक आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं एवरीथिंग्स को। आफ्टर दैट ये क्या होता है ना, 9 टू जब आप ब्रेकफास्ट करने लगे या फिर थोड़ा-थोड़ा माइंड ना क्या होता है कि डिवाइड हो जाएगा, कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, तो उस पॉइंट पे चला गया कुछ माइंड, माइंड से थोड़ा बहुत निकल गया, फोकस पॉइंट निकल गया। दूसरे काम मम्मी ने कुछ काम बोल दिया, पेरेंट्स ने कुछ काम बोल दिया, फ्रेंड्स का कॉल आ गया, ये ऐसे-ऐसे मॉर्निंग 9 एएम के अंदर कोई कॉल नहीं करता है, कोई कुछ डिस्टर्ब नहीं करता, इवन इफ कंपनी कॉल्स भी नहीं आते। तो ये पीरियड बेस्ट रहता है छोटे बच्चों के लिए भी, बड़े बच्चों के लिए भी एंड मैक्सिमम हर एक पर्सन के लिए। एंड उसके बाद धीरे-धीरे आपका जो फ़ोकस पॉइंट है डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होते एंड स्लोली ये डिक्लाइन होता है। 3 और 4 दैट इज़ अराउंड 3 पीएम और 4 पीएम ये बहुत डिक्रीज़ होता है। आफ्टर दैट हम एक नैप लेते हैं, मतलब थोड़े से टाइम के लिए रिलैक्स होते हैं, सोते हैं एंड उसके बाद फिर से हम थोड़ा-सा जग जाते हैं, तो फिर से ये थोड़ा बड़ा फिर डिक्रीज़ होता है रात को। ये पॉइंट्स हैं। ऐसे सर्वे हुआ था बहुत सारे बच्चों के ऊपर कि ये वैराइटीज ऑफ लर्निंग जो प्रोसेस है, ये कब ठीक रहता है, कब डिक्रीज होता है, क्यों होता है, ये सारा देखा गया था एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। कैपेसिटी इसी के थ्रू डिसाइड किया जाता है। अभी देखो मैच्योरिटी ऑफ ए पर्सन, पर्सन जब मैच्योर है तो उसको कम टाइम लगता है पढ़ने के लिए। ओके, सो मैच्योरिटी अफेक्ट्स लर्निंग ये लॉट, बहुत ही अफेक्ट करता है। ये पर्सन हु इज मैच्योर कैन ग्रास्प सर्टेन थिंग्स बहुत ही इजीली, क्विकली वो क्या कर सकता है, ग्रास्प कर सकता है, कैरी कर सकता है। जस्ट लाइक आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, तो आप लोगों को मैं कुछ भी समझाऊं, कोई भी टाइम पे समझाऊं, आप फटाफट कैरी करोगे। बट एक छोटे बच्चे को इस टाइम पे हम मैं कुछ समझाती, वो रात का 9-10 बजने जा रहा है तो वो सो जाता। तो ये डिफिकल्ट थिंग्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, द मैटेरियल इज वेल लर्न व्हेन इट इज अकॉर्डिंग टू द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द लर्नर। सपोज एक छोटे बच्चों को मैं अभी ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊं तो उनको क्या समझ आएगा? ऑब्वियस नहीं। बड़ों को समझाओ तो वो समझ जाएंगे। वैसे ही एज के अकॉर्डिंग उनके मैच्योरिटी लेवल भी इंक्रीज होते हैं एंड मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग ही उनको स्टडी करवाना चाहिए या फिर कोई भी एक्टिविटीज देना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी ग्रास्प करेंगे, कैप्चर करेंगे। फूड एंड ड्रिंक एंड न्यूट्रिशन ये बहुत ज़्यादा आपके बॉडी को हैम्पर करता है या फिर बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक फेज में डालता है। दैट इज़ न्यूट्रिशन। अगर आपका डाइट और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, सो आपके लर्निंग के ऊपर भी वो इफेक्ट डालेगा, ठीक है। आप अच्छे लर्नर हैं बट आप खाना पीना ठीक से नहीं करते हो तो आप वीक पड़ जाएंगे। 2 दिन अच्छे पढ़े, फिर आपका तबीयत खराब, फिर आप वीक हो गए, दैट इज आप बहुत ही क्विकली जो रिसीव करे थे आप धीरे चलने लगे, फिर से आप अच्छे हो गए, फिर से पढ़े। ये वन काइंड ऑफ बैलेंस नहीं आ पाता। तो डाइट हमें मेंटेन करना चाहिए एवरी टाइम। पुअर न्यूट्रिशन एडवांसली अफेक्ट लर्निंग, ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। छोटे बच्चों को आप देखिएगा, उनको अगर भूख लगेगा ना, उनको जितना भी पढ़ाओ उनके माइंड में नहीं जाएगा, ऐसा चीज़ होता है। एंड मैक्सिमम बहुत बड़े लोग हैं, बड़े बच्चे हैं, जिनको पढ़ाओ तो उस टाइम पे उनको कुछ समझ नहीं आता। या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है, जस्ट लाइक कैफीन या फिर एडिक्टिव जो भी आइटम्स होता है कि मैं बहुत ही एडिक्ट हो गया हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, ये हो। तो ऐसे टाइप के अभी के टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे ये सब यूज़ करें, जो मतलब टीनेजर्स भी यूज़ करें। तो उस टाइम पे अगर बच्चों को कुछ भी लर्निंग करने बोलो, सीखने बोलो, क्या वो रिमेंबर कर पाएंगे? नहीं, बिकॉज उनका ब्रेन का आधा पार्ट उस टाइम काम करना बंद कर देता है, स्टॉप कर देता है। ये मेडिकल का एक क्वेश्चन था कि विच पार्ट बिकम ए स्टॉप और बिकम ए हैम्पर्ड बाय द ड्रग एडिक्शन। तो क्यों हैम्पर हुआ? ड्यू टू ड्रग एडिक्शन क्यों हैम्पर होता है, या कौन सा पार्ट हैम्पर होता है? क्यों हैम्पर होता है? तो ड्रग के इफेक्ट के लिए होता है। कौन सा पार्ट काम करना बंद करता है ब्रेन का? दैट इज कॉल्ड हमारा जो लास्ट पोर्शन है ब्रेन का, ये जैसे ब्रेन है, ठीक है, मैं स्लाइडली बनाती हूँ। तो ये आपका ना, ये पोर्शन हो गया आपका फोरहेड पोर्शन, दैट इज आप फोर ब्रेन बोल सकते हैं। उसके साथ मैक्सिमम इतने पोर्शन में हम डाल दिए फोर ब्रेन को। इसके बाद आया मिड ब्रेन, मिड ब्रेन यहाँ से आता है, थोड़ा सा ओवरलैप करके आएगा। एंड इसके नीचे आता है हाइंड ब्रेन, दैट इज छोटा सा हम दिमाग बोलते हैं ना, छोटा दिमाग जो होता है हमारा, तो वो है। तो इसको बोलते हैं हम सेरेबेलम,
ठीक है? यहाँ पे जो पोर्शन आता है तो उसको बोला जाता है सेरेबेलम। तो जब अल्कोहल जाता है ना माइंड में तो ये इस चीज़ में फंक्शन जो भी रहता है उसको स्टॉप कर देता है। इसलिए इंसान कुछ समझ नहीं पाता एंड इसका सारा इन्फॉर्मेशन इसके साथ कनेक्टेड है फोरब्रेन के साथ, जो दिमागी में पहला वाला हिस्सा है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। इसलिए लोग समझ नहीं पाते एंड जो भी उनके माइंड में रहता है पहले से स्टोर्ड है उसी बात को दोहराते रहते हैं। ये सारे पॉइंट्स हैं उसके। सो लर्निंग कैपेसिटी अल्टीमेटली क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अभी देखिए इमेजिनेटिव माइंड, ए पर्सन विद इमेजिनेटिव माइंड इज यूजुअली थॉटफुल क्रिएटिव, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं जो लोग इमेजिनेशन पे रहते हैं एंड लर्न। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोल रहा है? ओके, अच्छा, अदरवाइज कोई कुछ नहीं बोल रहा। हाँ क्या है, क्या है, क्या बोल रहे हो? नोट डाउन कर रहे हो जो, बट टाइम ही हो गया ना। सो और लास्ट है, थोड़ा सा है देख लो। ये पॉइंट्स अगर नहीं भी लिखते हो तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनसाइट मीन्स वन काइंड ऑफ इमेजिनेशन पॉइंट ही है, किसी चीज को देखना। म्यूट कर लो, म्यूट कर लो थोड़ा, म्यूट कर ले। 5 मिनट दे दो, 5 मिनट के बाद बात करते हैं। 5 मिनट के बाद जो भी होगा, 5 मिनट्स दे दो लास्ट। ओके। इनसाइट प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल। इनसाइट क्या होता है ना, इनसाइट एक थ्योरी है, ठीक है, आप बंद कर लो। इनसाइट मीन्स खुद को देखना। इनसाइट विजन होता है, वन काइंड ऑफ सीइंग और विजन। आप कोई चीज को देख रहे हो, खुद से समझ रहे हो या फिर खुद को ही समझ रहे हो। ठीक है। सो पहले तो म्यूट करो प्लीज, प्लीज म्यूट करो। ओके। इनसाइट प्लेज ए प्रोमिनेंट रोल इन द लर्निंग। इनसाइट इज ए फ्लैश ऑफ थॉट। कभी कभी आता है कोई चीज, आप कहीं न्यू जगह को गए हैं एंड वहां पे लगा हो, अरे मैं तो पहले भी आया हूँ, ऐसा फील आता है, आता होगा। या फिर कोई ड्रीम को देख रहे हो एंड ड्रीम देखने के बाद ऐसा फील होता हो कि ये ड्रीम मैंने पहले भी देखा है। प्लीज थोड़ा सा म्यूट करो, अपने माइक्रोफोन को ऑफ करो, थोड़ा सा क्लिक करो, जो भी ऑन किया हो प्लीज क्लिक करो, ऑफ हो जाएगा। ओके। सो इनसाइट इज ए फ्लैश ऑफ थॉट। कभी कभी कोई चीजें पढ़ते हुए लगता है कि अरे मैं ये चीज भी पढ़ा हुआ था, तो जो रिपीटेशन आता है ना माइंड में, क्या होता है कि उस चीज को आपने कभी ना कभी सुना होगा, तो उस टाइम पे फ्लैश आता है। ठीक है, फ्लैश मीन्स फ्लैशबैक जैसे बोलते हैं ना, थॉट्स के फ्लैशबैक आते हैं। ठीक है, उसी को बोला जाता है इनसाइट। मतलब आप जो चीज पढ़ रहे हो कभी कभी लगता है इस चीज को मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है, सुना हुआ है, वही चीज है इंसाइट बोलते हैं। दैट हेल्प्स ए पर्सन टू फेस ए प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। ये लोगों को हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है कि कोई भी प्रॉब्लम को या फिर कोई भी सिचुएशन आए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, तो उसको सॉल्व कर सके। वन लर्नर्स और दैट इज वन लर्न्स द मटेरियल एज ए होल। एक लर्नर अगर एक चीज को अच्छे से कंप्लीटली पढ़ लेता है, लर्न कर लेता है, देन सी डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप, वो देन क्या करेगा। सपोज मैंने ना आपको कोई कंसेप्ट डाला, ठीक है, ये कंसेप्ट दिया, आपने पहले क्या किया, टोटली इसको वन टाइम पढ़ लिया। उसके बाद क्या किया, इसको ना पार्ट कर दिया, दैट इज डिफरेंट पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट इस पोर्शन के साथ इसका कनेक्शन क्या है, इस पोर्शन के साथ इसका कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन क्या है, इसका कनेक्शन, सारी चीजों को पढ़ा। तो दैट इज वी गेट मोर नॉलेज थ्रू इनसाइट लर्निंग, थिंकिंग एंड एप्लीकेशन। उसका यूज भी बहुत बड़ा होगा, बिकॉज हम जनरल टू स्पेसिफिक पॉइंट पे जा रहे हैं। एक चीज को होलली पढ़ लिया, कंप्लीटली पढ़ लिया, उसके बाद उसके छोटे छोटे पॉइंट्स को, भाग को हमने पढ़ा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हम डिफाइन कर पाते क्लियरली कोई भी चीज को। फिर क्या है, इंसेंटिव्स। ये वन काइंड ऑफ रिवार्डिंग है एंड इसको क्या बोलते हैं पता है, लर्निंग टीचिंग के सेंस में बोला जाता है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट, जैसे कि मैंने परसों आप लोगों को बहुत जोर से डांटा था, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक टास्क नहीं किया। ठीक है, ये क्या हो गया, नेगेटिव री इन्फोर्समेंट है। री इन्फोर्समेंट है नेगेटिव, रिवार्डिंग बोल सकते हो, नेगेटिव टाइप का बिहेवियर बोल सकते हो। पॉजिटिव वैसे बिहेवियर है, जो बच्चे अच्छे किए थे उनके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रिवार्डिंग रहता है। छोटे बच्चे को जब आप लर्निंग करवा रहे हो तो दो टाइप का चीजें ऑलवेज ध्यान पे रखना चाहिए, एक है पॉजिटिवनेस, एक है नेगेटिवनेस। जब भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो अगर अच्छा करता है तो उसको प्रेज करो, गुड, बेस्ट, एक्सेलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये सारे जो वर्ड्स बोलते हैं उससे उनका मोटिवेशन लेवल इंक्रीज होगा एंड उससे वो बहुत जल्दी ग्रो कर सकेंगे। एंड वैसे ही ऑन द अदर हैंड नेगेटिव टाइप्स के क्या इंसेंटिव्स होते हैं, जस्ट लाइक पनिशमेंट या फिर फाइन देना, स्कूल्स में फाइन का होता है, एटसेट्रा। ये सारा क्या करता है, लर्निंग को और भी ज्यादा पीछे खींच के लाता है, बैकपुल करता है। बैकपुलिंग करना, किसी को पीछे खींच के लाना। ठीक है, ये इंसेंटिव्स है। एनवायरमेंटल कंडीशन,
ये लास्ट पॉइंट है, एनवायरमेंटल कंडीशन। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लर्निंग के लिए, इफेक्टिव लर्निंग के लिए। लो वेंटिलेशन, कभी कभी होता है कि एक रूम में बहुत बच्चे आ गए तो वेंटिलेशन में प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कत आता है। कुछ बच्चों का तबीयत खराब हो जाता है बिकॉज विंडोज नहीं है एंड एक ही डोर है एंड बहुत सारे बच्चे हैं। तब क्या होता है, सफोकेशन आता है, सांस ले नहीं पाते, प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं होता, या स्कूल में बच्चों को बैठाने के लिए कोई भी चेयर नहीं है, बेंचेस नहीं है या टेबल्स नहीं है। तो इसमें क्या होगा, कंफर्टेबल वो हो नहीं पाएंगे। कोई भी लर्निंग में कंफर्टेबल जोन में रहना इंपॉर्टेंट है। आप अगर अपने कंफर्टेबल जोन में रहते हैं तो बहुत जल्दी आप लर्न करते हो। तो सपोज अ लर्नर इज नॉट एबल टू हैव कंफर्टेबल सीट, बैठने को उनको सुविधा नहीं है, लर्नर इज नॉट एबल टू हैव कंफर्टेबल सीट, ही वोंट बी एबल टू ग्रास्प थिंग्स वेल। अगर उनको बैठने को अच्छे से नहीं मिल रहा है या फिर उनको वेंटिलेशन नहीं मिल रहा, दैट मीन्स एयर नहीं आ रहा है, रूम में ऑक्सीजन नहीं है, फैन नहीं चल रहा, गर्मी लग रहा है, पानी नहीं है, ऐसा कुछ कुछ चीजें रहा तो उनका लर्निंग में ध्यान नहीं रहेगा या वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, खुद के रास्ता से हट जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस रहेगा। सो डिस्ट्रैक्शन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ इफेक्ट, जितने भी डिस्ट्रैक्शंस है, पानी नहीं है, रूम अच्छा नहीं है, कलर्ड नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग टाइप का क्लासरूम है, तो इससे क्या हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन भी वीक होगा एंड उनका एफिशिएंसी जो लर्निंग में था, जितना फोकस था, वो भी घट जाएगा। सो हेल्दी एनवायरमेंट, healthy learning, healthy environment leads to healthy learning. One can achieve their goal in healthy environment, in healthy fresh mind and fresh lifestyle. जो जब उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा रहता है, जब उनका हेल्दी एनवायरनमेंट रहता है, जब उनको खाना प्रॉपर मिलता है, तब जाके बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ठीक है, इतना ही है। समझ आया?